सीटेट पेपर फर्स्ट के प्रिपरेशन के लिए ईवीएस का जो टॉपिक था उसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसके लिए मैंने क्लास थर्ड और क्लास 4 का जो भी कंटेंट है उसका वीडियो मैंने पहले ही बना करके अपलोड कर दिया है। आज का ये वीडियो हम लोग का लास्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 5 के पूरे बुक को, और इसमें देखेंगे एग्ज़ाम के व्यू से कौन कौन से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो का स्पीड स्लो लगे तो वीडियो का स्पीड को बढ़ा करके आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का कंप्लीट बुक का एनालिसिस, जिसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीटेट में पूछे गए हैं और जो 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और इसे हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है सुपर सेंसेस। ठीक है, सुपर सेंसेस में यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हेन एंट वॉक दे रिलीज एंड स्मेल एंड अदर एंट्स फॉलो देयर पथ। ठीक है, और ये टॉपिक, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है कि चींटियाँ एक रास्ते में कैसे सीधे सीधे वो चल पाती हैं। तो उनके पीछे पीछे चलने का एक वजह होता है कि जब चींटियाँ चलती हैं तो आगे की जो चींटियाँ होती हैं वो कुछ केमिकल रिलीज़ करती हैं, और उसी के स्मेल से क्या होते हैं, पीछे वाली चींटियाँ भी उनको फॉलो करके सीधे सीधे चलती हैं। दूसरा हम लोग का सिल्क वर्म फाइंड देयर फीमेल पार्टनर बाय स्मेल। जो सिल्क वर्म होती है वो अपने पार्टनर को स्मेल से पता करती है, ढूंढती है। मॉस्किटो फाइंड अस बाय स्मेल ऑफ आवर बॉडी। और मच्छर जो होते हैं हम लोग को हमारे शरीर के स्मेल से ढूंढ करके हम लोग का ब्लड सक करते हैं। यहाँ पे खास बात एक आप ध्यान रखिएगा, मच्छर कभी भी अपना न्यूट्रिशन के लिए या फूड के लिए खून नहीं पीते हैं, वो रिप्रोडक्शन के लिए खून पीते हैं। तो इसलिए कभी भी मच्छर को पैरासाइट नहीं आप कंसीडर कर सकते हैं, मच्छर पैरासाइट नहीं है। डॉग मार्क देयर एरिया बाय यूरिन एंड पॉटी एंड अदर डॉग्स कीप आउट बाय स्मेल इट। जो कुत्ते होते हैं अपने एरिया में मार्क लगाते हैं अपने यूरिन से और अपने पॉटी से, और बाकी कुत्ते इसको सूंघ करके उस एरिया से दूर रहते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आई ऑन एदर साइड ऑफ द हेड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बर्ड के हेड पर दोनों साइड में आई होती है, इससे बर्ड को क्या फ़ायदा होता है ना। तो दोनों साइड में आई होने के वजह से वो फोकस कर सकते हैं एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों के ऊपर, ये फ़ायदा होगा उनको। व्हेन बर्ड्स फोकस ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट दे बोथ आई देन दे एस्टिमेट इट्स डिस्टेंस। अब देखिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बर्ड जब अपने दोनों आँखों को सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं सामने की तरफ, बोथ आइज, देन दे एस्टिमेट इट्स डिस्टेंस। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जब बर्ड अपने दोनों आंखों से एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर देखते हैं तो उसका डिस्टेंस का वो पता लगाते हैं। और व्हेन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स दे इंक्रीज द रेंज। और जब दोनों आंखों से दो अलग अलग चीज़ों के ऊपर देखते हैं तो अपने रेंज को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट बन के आई। दोनों आंखों से किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, डिस्टेंस का वो एस्टिमेट करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर है कितना पास है। और जब अलग अलग तरफ डायरेक्शन में देखेंगे तो वो इन रेंज एस्टिमेट करेंगे। ईगल कैन सी थिंग्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस अप्रॉक्स 8 मीटर एंड वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 मीटर। देखिए ईगल का हम लोग को पता है कि आँख बहुत तेज़ होता है, वो बहुत दूर दूर तक देख पाता है। तो वो अपने आँख से नॉर्मली 8 मीटर तक ईजिली देख सकता है। और अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखना चाहें तो वो 2 मीटर दूरी पर होना चाहिए हम लोग के आँख से। स्नेक्स हेयर विथ द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। स्नेक्स कैसे हेयर करता है किसी भी चीज़ को, अर्थ पर जो वाइब्रेशन होता है उससे। द एलिफेंट ईयर इज़ वेरी लार्ज। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाथी का जो कान होता है बहुत बड़ा होता है, उससे हाथी को क्या फ़ायदा होता है। तो ये हाथी की इंक्रीज़ करता है लिसनिंग एबिलिटी को। फिशेस गिव अलार्म बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये हम लोग का जो इस साल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ज़रूरी है कि फ़िश जो होता है अपना मैसेज किस तरह से एक से दूसरे में शेयर करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से करते हैं। सुनामी वाज कम इन 2004। ये आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। 2004 में सुनामी आया था। एंड सम ट्राइबल पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नोटिस एनिमल स्ट्रेंज बिहेवियर एंड फील द डेंजर एंड आफ्टर दैट दे लीव्स देयर प्लेस एंड सेव देयर लाइव्स। ठीक है, तो जब भी कभी नेचर में कुछ डिजास्टर होने वाला होता है तो एनिमल कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर करते हैं, और उसके बिहेवियर को देख करके हम लोग समझ सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समर स्लीप को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप को हम लोग कहते हैं हाइबरनेशन। समर स्लीप और विंटर स्लीप कहने का मतलब है जब आसपास का कंडीशन हार्श हो जाता है, जिसमें ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ
ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए, जैसे 5 महीना 6 महीना के लिए। ये क्या कहलाता है? स्लीप का कहलाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म समर के समय में अपने आप को इनएक्टिवेट करेंगे वो समर स्लीप कहलाएगा, और जो विंटर में करेंगे उसे हम लोग विंटर स्लीप कहते हैं। अब आगे यहाँ पे बात होगा स्लॉथ का। स्लॉथ बहुत ही एक स्लो ऑर्गेनिज्म है जो कि दिन भर में 17 घंटा तक सोता है, ठीक है, और अपने 40 साल के लाइफ में मात्र 8 पैर के ऊपर वो मूव करता है। द स्लीपिंग एंड वॉकिंग रूटीन ऑफ एनिमल्स गिव इन 24 आवर्स इनकरेज टू थिंक अबाउट फ्रैक्शन। और यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट है जिसका पेडागोजी में यूज हो सकता है कि फ्रैक्शन का अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो स्लीपिंग एंड वॉकिंग मतलब जानवर कितने देर सोते हैं और कितने देर जागते हैं। जैसे एक दिन में 24 घंटा होता है और इसको हम लोग तोड़ सकते हैं फ्रैक्शन में। जैसे यहाँ पे स्लोथ का 17 घंटा सोता है और बाकी जो बचा टाइम है उसमें वो जागता है, तो यहाँ से फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमको क्लियर कर सकते हैं। टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर इन नाइट दैन डे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो टाइगर होते हैं रात में 6 गुना ज़्यादा बेटर तरीके से देख सकते हैं किसी भी चीज़ को। द विस्कर्स हेयर अराउंड माउथ, ठीक है, किस में? चूहे में, बिल्ली में, माउथ के आसपास में जो हेयर निकले रहते हैं, वेरी सेंसिटिव एंड सेंस द वाइब्रेशन ऑफ एयर विच हेल्प देम टू मूव इन डार्क। जो टाइगर का विस्कर्स होता है, बिल्ली का विस्कर्स होता है, जो माउथ के चारों तरफ बाल निकले रहते हैं, मूछ जिसे हम लोग कहते हैं, इंसान का नहीं, टाइगर और लायन का, वो एयर में वाइब्रेशन को फील करता है जिसके वजह से वो रात में ना काफ़ी ईजिली तरीक़ा से मूव कर सकते हैं। टाइगर ईयर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी ज़रूरी है। टाइगर के कान अलग अलग दिशा में मूव कर सकते हैं अलग अलग टाइम पे। टाइगर रोअर लिसन अप टू 3 किलोमीटर। टाइगर अगर दहाड़ दे तो हम लोग 3 किलोमीटर तक उसे सुन सकते हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर टस्क। टस्क क्या होता है? हाथी का निकला हुआ दांत होता है जो कि खाने में यूज में नहीं आता है। राइनोसेरस फॉर हॉर्न। राइनोसेरस को मारा जाता है उनके सींग के लिए। टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन। मस्क डियर फॉर मस्क, और मस्क का यूज होता है परफ्यूम बनाने के लिए। पीपुल्स किल एनिमल आर कॉल्ड हंटर और पोचर्स, ठीक है। वैसे लोग जो जानवरों को मारते हैं उन्हें हंटर या पोचर्स कहेंगे। टू प्रोटेक्ट एनिमल गवर्नमेंट मेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉ। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पर जा कर के घूम करके आऊँ, क्योंकि कल मैं जाने वाला हूँ यहाँ पटना से। बहुत दिनों के बाद मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। पहले मैं दिल्ली जाऊँगा और उसके बाद मैं उत्तराखंड जाऊँगा, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ मैं जाऊँ। अगर मैं जाऊँगा तो लाइव वीडियो बना करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उसके बाद है घाना, ये भरतपुर में है, राजस्थान में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो आप पेशेंस बना करके रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। जो भी 3 वीडियो हैं क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का, उसको 2 बार 3 बार आप देख लें। आपका 15 क्वेश्चन जो पूछता है ना, इसमें से आपका 10 से 15 क्वेश्चन आपको 100% श्योर रहिए कि ज़रूर बनेगा। और वीडियो को पूरा देखिए, हो सके तो स्पीड बढ़ा करके देखिए। स्नेक चार्मर थ्योरी, इसमें अंडरलाइन नहीं हुआ है, साथ में अंडरलाइन हम लोग करते चलेंगे। स्नेक चार्मर विच प्लेस बीन्स आर नोन एज कलबेलियास, ठीक है। तो स्नेक चार्मर जो बीन बजाते हैं उसे हम लोग कलबेलिया कहेंगे। टीचर आस्क सम क्वेश्चन, ये पेडागोजी के लिए होगा। रिलेटेड टू टॉपिक बिफोर दे स्टार्ट द टॉपिक ऑफ अ स्टूडेंट बिफोर द टीचिंग ऑफ दैट टॉपिक। दिस पर्पस बिहाइंड दिस इज टू मेक लेसन मोर इंटरेस्टिंग। अब देखिए कभी भी आप बच्चों को पढ़ाएंगे या जब हम लोग बीएड कर रहे होते हैं उसी समय हम लोग को बताया जाता है। लेसन प्लान जब हम लोग तैयार करते हैं तो क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। आपको याद होगा तो अपने लेसन प्लान बनाया होगा तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के पहले उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग बच्चों से करते हैं और उनके प्रीवियस नॉलेज को तो चेक करते ही हैं और साथ ही साथ क्लास को इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। और प्रीवियस नॉलेज को अभी के नॉलेज से अटैच करके हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि बच्चे कितना जानते हैं और उन्हें क्या क्या बताने का ज़रूरत है। तो ये सब तरीका है जिससे टीचर क्या करते हैं, बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन बीन पार्टी आर बीन, टुम्बा, कांजीरी एंड ढोल। ये सब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो बीन पार्टी हो रहा था उसमें कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे थे। तो बीन तो बजाया ही जाएगा। टुम्बा एक ढोलक टाइप का है, छोटा सा कटोरा के जैसा बॉल जैसा है, उसमें बजाया जाता है। किंजरी और ढोल। एक्सपेक्ट ढोल, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड। गॉड मतलब आप कद्दू कर सकते हैं या फिर कोहड़ा कर सकते हैं, उसको सुखा करके ये बनाया गया है। और ढोल को एनिमल के स्किन से बनाया जाता है। ऑल द स्नेक्स विच आर फाउंड इन आवर कंट्री ओनली 4 आर पॉइजनस, ठीक है। ये बात समझ लीजिए कि हम लोग की कंट्री में जितने भी सांप पाए जाते हैं ना, उसमें से सिर्फ 4 जो सांप होते हैं वो जहरीला होता है, जिसमें एक कोबरा हो जाएगा, दूसरा करैत हो जाएगा, तीसरा हम लोग का रसल वाइपर हो जाएगा जिसको हम लोग दुबोइया कहते हैं,
और थर्ड हम लोग का होगा सॉ स्केल वाइपर, जिसको अफाई कहते हैं। बाकी सब सांप जहरीले नहीं होते हैं, तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। अगर सांप कभी आपको बाइट कर ले स्नेक, तो आप पहले पहचानिए कि सांप जहरीला था या नहीं, पैनिक होने का जरूरत नहीं होगा। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, इसमें मैंने कुछ डायग्राम बना करके छोड़ दिया है, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे कि टेस्ट बर्ड जो होता है जीभ पर, वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो यहाँ मैंने टेस्ट बर्ड लिखा है, यहाँ पे देखिए 4 जगह पे होते हैं लोकेशन, जहाँ पे हम लोग अलग अलग टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जो सबसे आगे है वहाँ पे हम लोग स्वीट को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसको याद रखने के लिए मैं बताऊँगा। यहाँ पे साल्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग खट्टा को रिकॉग्नाइज करते हैं, और यहाँ पे बीटर। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये मीठा हो गया आपका और ये आपका नमकीन हो गया। तो आप यहाँ का मीठा का मी और नमकीन का न, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, मीना, है ना। मीना किसी गर्ल का नाम हो सकता है, तो पर्सनली कोई नहीं लेंगे, ये याद करने के लिए सिर्फ है। यहाँ पे आपको याद होगा कि कंठ में तीता होता है, आगे में स्वीट होता है, कन्फ्यूजन इन दोनों में होता है। तो हम लोग याद रखेंगे मी और ना, मतलब मीठा के बाद आएगा नमकीन और नमकीन के बाद आएगा खट्टा। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। और दांत का अगर बात करें तो हम लोग के माउथ में जब बच्चे छोटे होते हैं तो 20 दांत होते हैं, और एडल्ट होने पे दांतों का संख्या 32 हो जाता है। डेंटल फार्मूला का अगर बात करें हम लोग तो 2123 डिवाइडेड बाई 2123 इंटू 2, और यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 32। 2 1 3 3 2 1 3 3 2 5 5 + 3 8 8 और 8 नीचे 8 8 16 16 गुने 2 32, है ना। अपर जाओ और लोअर जाओ इस तरह से। बाय च्यूइंग द फूड वेल इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट देम। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि खाना को अगर हम लोग अच्छे से चबाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, वो अच्छे से खाना पचेगा। व्हेन आवर स्टमक गेट अपसेट आफ्टर वोमिटिंग एंड लूज मोशन, द ग्लूकोज ड्रिप इज़ गिवन टू द पेशेंट बिकॉज इट गिव क्विक स्ट्रेंथ विदाउट ईटिंग। देखिए जब हमें वोमिटिंग होगा या लूज मोशन होगा या फूड पॉइजनिंग होगा, तो उसके बाद हम लोग का पेट अपसेट हो जाएगा, वो खाना को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो हम लोग ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाएंगे पेशेंट को, है ना। कभी कभी आपको पता होगा पानी चढ़ता है, ऐसा कहा जाता है कि बुखार बहुत ज़्यादा लग गया है या फिर आपको लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो गया है, तो आपको पानी चढ़ाया जा रहा है। तो पानी में ग्लूकोज डाल करके चढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी डायरेक्ट आपके खून में मिल रहा है और आपको उससे ताकत मिलेगा, कमजोरी नहीं होगा। मार्टिन वाज अ यंग सोल्जर, ठीक है, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मार्टिन नाम का एक सोल्जर था जो कि 1882 में वो लड़ने गया था वॉर में, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, उसको इंजरी हो गया स्टमक में, उसके बुलेट चला गया, जिसके वजह से स्टमक में होल हो गया। ही गेट रिकवर आफ्टर सम टाइम बट अ स्मॉल होल रिमेन इन हिज स्टमक, ठीक है, कुछ दिन के बाद वो रिकवर हो गया, लेकिन पेट में एक उसका स्मॉल होल रह गया था। डॉक्टर बीट माउंट, ये डॉक्टर का नाम है जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। एग्जामिन इज होल फॉर 9 ईयर्स, कितने साल तक, 9 ईयर्स तक। ये सब आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर बीट माउंट ने मार्टिन के स्टमक का कितने साल तक टेस्ट किया था या उस पर एग्जामिन किया था, तो 9 साल। टू नो अबाउट द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में वो सब कुछ जान पाए थे। ही ऑल्सो टेक आउट डाइजेस्टिव एंजाइम, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं, क्लास 6 से ये शुरू हो जाता है। पेट के अंदर डाइजेस्टिव बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, हर जगह, है ना। उन्होंने क्या किया था, इस डाइजेस्टिव एंजाइम को बॉडी से बाहर निकाल करके और सेम फूड को डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर, जो बॉडी के अंदर है उसमें, और डाइजेस्टिव एंजाइम जो बॉडी से बाहर निकाला गया है उसमें, दोनों जगह डाल करके एक्सपेरिमेंट किए थे कौन कितने देर में डाइजेस्ट होता है। तो जो बॉडी के अंदर खाना था वो जल्दी डाइजेस्ट हो रहा था और बाहर वाला थोड़ा समय ले रहा था। ही फाउंड दैट फूड टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट आउटसाइड द बॉडी, यहाँ से ये है, शरीर के बाहर वही डाइजेस्टिव एंजाइम जो शरीर से निकाला गया था वो ज़्यादा टाइम ले रहा था। उन्होंने ये भी देखा कि जो आदमी का इमोशन है उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर आप उदास हैं तो खाना देर से पचेगा, अगर आप खुश हैं तो खाना जल्दी जल्दी पचेगा। बाई स्टोरी टेलिंग रिलेटिव टू साइंस, चिल्ड्रेन नो अबाउट मेथड ऑफ साइंस एंड पैसन बाई विच साइंटिस्ट डन देयर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये हम लोग का पेडागोजी के लिए हो जाएगा। उसके बाद कालाहंडी इज सिचुएटेड इन ओडिशा, और ओडिशा को हम लोग लोकेट करेंगे मैप के ऊपर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ओडिशा आपको कहाँ दिख रहा है, ये रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, मैंने रेड कर दिया है ये पोर्शन जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ, देखिए ये ओडिशा है। और इसी का हम लोग बात करेंगे, इसके नॉर्थ में झारखंड है, सीधे ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ से ये नॉर्थ हो गया, यहाँ झारखंड है ना। इस तरह से हम लोग समझेंगे। साउथ में इसके आंध्र प्रदेश है,
ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे एल होगा, बंगाल है। उसके बाद वेस्ट में छत्तीसगढ़ है, नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल है और कैपिटल इसका उड़ीसा का भुवनेश्वर है। उड़ीसा पहले बिहार का पार्ट था और बिहार झारखंड सभी मिला करके वेस्ट बंगाल के रीजन में आते थे। अंग्रेज के टाइम में पहले बंगाल का पार्टीशन हुआ जिसमें बिहार झारखंड और उड़ीसा एक साथ आए, फिर बाद में जाकर के बिहार से आपका उड़ीसा अलग हुआ, फिर 2000 में आपका बिहार से झारखंड अलग हो गया। ये सब हम लोग का सिस्टम था। उसके बाद चैप्टर 4 हम लोग का है मैंगोज राउंड द ईयर, इसे भी हम लोग देखेंगे। टीचर मस्ट अलाउ द स्टूडेंट टू गिव एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन एक्सपीरियंस। ये पेडागोजी के लिए ज़रूरी है कि टीचर बच्चों को क्या करे, अलाउ करे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, और जो भी एग्जाम्पल बच्चे देना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से वो एग्जाम्पल दें। मतलब बच्चों को इन्वॉल्व करना है स्टडी में, सिंपली अगर हम लोग कहें तो इस तरह से आपका पेडागोजी और कंटेंट दोनों का तैयारी हो जाएगा। इसी को ध्यान में रख करके मैंने इस तरह से बनाया है कंटेंट। इन क्लासरूम एनी एक्सपेरिमेंट इज़ डन बाय द होल क्लास, द टीचर एग्जामिन एंड असिस्ट देम, ठीक है। क्लासरूम में अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो टीचर क्या करेंगे, बच्चों को असिस्ट करेंगे और एग्जामिन करेंगे ताकि बच्चे कोई गलती ना करे। अब देखिए यहाँ पे कुछ फूड आइटम है और उसके प्रिजर्वेशन का तरीका है। मिल्क है तो उसको हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, बॉयल करके। जो पका हुआ राइस है उसको हम लोग किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, रैप करके एक भीगे हुए कपड़े में। ग्रीन कोरिएंडर पुट इन द बाउल एंड कीप द बाउल इन द कंटेनर विद द सम वाटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद है ओनियन गार्लिक, प्याज और लहसुन को हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कीप इन अ ड्राई एंड ओपन प्लेस। इसको खुले और सूखे जगह पर रख करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। अत्रियापुरम, देखिए ये जगह का नाम है अत्रियापुरम, टाउन सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक जगह है मामिदी तांद्रा। मामिदी तांद्रा ये क्या है, आम पापड़, ठीक है। यहाँ आम पापड़ बनाने का प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस किया गया है, किस तरह से बनता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा मामिदी तांद्रा, ये इस साल के एग्जाम के लिए ज़रूरी है। मामिदी तांद्रा क्या है, किस तरह का डिश है, ये आम का एक पापड़ बनाने का तरीका है। मेड फ्रॉम राइप मैंगो, ये पके हुए आम से बनता है। मामिदी तांद्रा मेकिंग कंप्लीटेड इन 4 वीक। 4 वीक मतलब एक दिन में 7 दिन और 4 वीक में 7 चौको 28 मतलब 28 दिन, और लगभग एक महीना आप कर सकते हैं। फॉर मेकिंग ऑफ दिस रेसिपी द बाउट क्या क्या खरीदना पड़ता है, वोवेन फ्रॉम पाम ट्री लिव्स, ठीक है। आपको एक मैट खरीदना पड़ेगा, चटाई जो पहले तार के पत्ता का बनता था। पोल ऑफ कॉजरीना ट्री, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क का जो रस्सी होता है वो। सम जैगरी, जैगरी मतलब आपका गुड़ हो गया, और चीनी, है ना। मामदी तांद्रा मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ राइप मैंगो, पल्प, जैगरी एंड शुगर मिक्सचर। अब क्या करेंगे, आम के पल्प को निकाल करके शुगर और जैगरी, मीठा और चीनी के मिक्सचर में मिला देंगे और उसके बाद उसको हम लोग सिखाएंगे। ईच डे दे ड्राइड अ थिन लेयर ऑफ मिक्सचर टिल 4 वीक। अब जैसे देखिए आपको क्या करना है, पहला एक पतला लेयर बना लेना है, उसको सूखने देना है। अगले दिन फिर उसके ऊपर से एक पतला लेयर बनाना है, फिर उसको सूखने देना है, और ये प्रोसेस चलेगा 28 दिन तक। और जब ये 4 सेंटीमीटर आपका मोटा हो जाएगा मामदी तांद्रा या आम पापड़, तब हम लोग उसको हटा लेंगे और उसके बाद काट काट करके उसको हम लोग सर्व करके खा सकते हैं, है ना। ये तरीका था। चैप्टर 5 हम लोग का है सीड एंड सीड। टू मेक ग्राम और एनी सीड स्प्राउटेड, सोक देम इन वाटर एंड आफ्टर दैट केप देम इन क्लॉथ। अगर चना या किसी भी तरह के सीड को हम लोग को अगर स्प्राउटेड करना है, अंकुरित करना है, तो हम लोग सबसे पहले उसको क्या करेंगे, पानी में भिगो लेंगे उसको रात भर, और फिर उसके बाद एक कपड़े में डाल करके, भीगे कपड़े में उसको रख देंगे। कुछ देर 7-8 घंटे के बाद क्या होगा, उसमें से स्प्राउट निकल जाएगा। स्प्राउटिंग टाइम ऑफ सीड वैरी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये ज़रूरी है आपका, जो सीड का स्प्राउटिंग टाइम है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। व्हेन वी मेक दाल, जब हम लोग दाल बनाएंगे, फ्रॉम होल ग्रेन आफ्टर स्प्लिटिंग इट, इट इज़ नेवर बी स्प्राउटेड बिकॉज इट्स एम्ब्रायो डिस्ट्रॉयड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टू मेजर द हाइट ऑफ द प्लांट वी कैन यूज थ्रेड एंड आफ्टर दैट वी कैन मेजर इट्स विथ स्केल। अगर एक प्लांट का हाइट मेज़र करना है तो हम लोग स्केल से डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक धागे से लेकर के उसका नाप लेंगे और उस धागे को फिर हम लोग स्केल से नाप लेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस कहने का मतलब है वैसा प्लांट जो इंसेक्ट को कैप्चर करके उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब ये डाइजेस्ट क्यों करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पिक्चर मैंने इसीलिए डाला है, ये ग्रीन कलर के प्लांट है। और वैसे सभी प्लांट जो ग्रीन होते हैं
उनमें क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन तो फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि ये आखिर इंसेक्ट खा क्यों रहे हैं। तो इंसेक्ट को खाने के पीछे एक वजह है कि ये प्लांट वैसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन का भारी कमी होता है या नाइट्रोजन बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट को, माउस को, फ्रॉग को डाइजेस्ट करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। ये तो हो गया पहली बात। तो ये क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक प्लांट है जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। और दूसरी बात, ये जो इंसेक्ट कैप्चरिंग ऑर्गन आप देख पा रहे होंगे, ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। तो इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कुछ नहीं पूछा जा सकता है ना। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। यहाँ पे देखिए पीचर प्लांट है जिसे हम लोग नेपेंथेसिस कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप है और सन ड्यू है। कुछ एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है अपने तरफ से। अब देखिए ये लोकेशन है, कहाँ कहाँ ये पाए जाएंगे। दिस प्लांट्स आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया, और इंडिया का अगर बात करें तो ये मेघालय में पाए जाएंगे। इंसेक्ट कैप्चरिंग ऑर्गन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ये सब बात मैंने पहले आपको बता दिया है। दे सीक्रेट सम स्पेशल स्मेल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, ये ज़रूरी है। ऑर्गेनिज्म मरते रहता है या सड़ते रहता है, कोई भी फूल, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, तो उस तरह के स्मेल निकालते हैं जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही इसके रेंज में आता है वो उसको पकड़ करके खा जाते हैं और उनका नाइट्रोजन डाइजेस्ट कर लेते हैं। प्लांट आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन बट देयर सीड कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब प्लांट तो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका सीड एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड टेक प्लेस बाय विंड, एयर, वाटर एंड एनिमल। देखिए ये हम लोग का था डिस्पर्सल ऑफ सीड का। अब है इन्वेंशन ऑफ वेलक्रो। वेलक्रो आपको पता होगा, आप जब सैंडल पहनते होंगे तो उसमें चिपकने वाला एक बना होता है, जिसमें एक तो होता है धागा के जैसा रेसा रेसा और एक होता है प्लास्टिक का हार्ड जिसका पॉइंट क्या होता है, बेंड रहता है। तो वो क्या हो जाता है, उसमें फंस जाता है और आपका स्ट्रांगली अटैच होता है। आप टोपी के पीछे भी ऐसे पहले आता था। 1948 में एक आदमी था जिसका नाम था जॉर्ज मेस्ट्रल। वो अपने डॉग को वॉकिंग करा करके लेकर के आ रहे थे, तो उनके डॉग में और उनके कपड़ों में एक सीड था जो क्या हो गया, सट गया। ठीक है, सीड था, सट गया। अब सट गया तो वो आए घर और देखे कि क्या हुआ है, ये सीड किस तरह से सटा है। तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब डाल करके देखे तो क्या देखे कि सीड का टिप ना मुड़ा मुड़ा है। तो वहीं से उनको ये आइडिया आया और उन्होंने ये वेलक्रो का निर्माण किया, जो कि आगे चल करके रेवोल्यूशन ला दिया। कैप में यूज हो रहा है, बैग में यूज कर रहा है, कैरी बैग में यूज हो रहा है, पर्स में यूज हो रहा है, बहुत जगह इसका यूज है। चिलीज, ये मिर्च के बारे में बात कर रहा है। वे आर बाउट इन इंडिया बाय ट्रेडर्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड दे आर ऑल्सो कैरी पोटैटो विथ देम। देखिए यहाँ पे है कि अलग अलग जो प्लांट है, अलग अलग सीड है, कहाँ से आया है। तो चिली मिर्च इंडिया का लोकल नहीं है, ये आया है कहाँ से, अमेरिका से, साउथ अमेरिका से। और अपने साथ वो आलू भी लेकर के आए थे। तो आलू और मिर्च कहाँ का फसल है, साउथ अमेरिका का, जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। उसी तरह से कैबेज, बंधा गोभी जो है और मटर, वो सब यूरोप का है। कॉफ़ी बीन जो है या ग्रीन भिंडी जिसको हम लोग ओकड़ा भी कहते हैं, ये बहुत आपका ज़रूरी है। ओकड़ा किस सब्जी का नाम है, तो ओकड़ा किसको हम लोग बोलेंगे, ग्रीन भिंडी को, है ना, ओकड़ा। तो ये कहाँ से आया है, अफ्रीका से आया है। मेथी इज ऑल्सो कॉल्ड फेनुग्रीक, ठीक है, ये लाइन भी जरूरी है। फेनुग्रीक किसे कहा जाता है, मेथी को। चैप्टर 6 हम लोग का है एवरी ड्रॉप काउंट। दिस इज द इमेज ऑफ घादी सार। सार का मतलब होता है लेक, सरोवर, जिसको हम लोग कह सकते हैं। दिस इज मेड बाय किंग घादी ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पे है, राजस्थान में, अबाउट 650 ईयर्स अगो। ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं पिक्चर, ये यही घादी सार है। इसको घादी नाम के रूलर ने बनाया था और ये जैसलमेर में है, अजमेर में। पीपुल कम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड मच मोर लाइक म्यूजिक एंड डांस। यहाँ पर लोग आकर के सेलिब्रेशन करते हैं। दिस तालाब बिलोंग्स टू एवरीवन एंड सो ऑल पीपुल टू केयर ऑफ इट एंड क्लीन इट। ये जो है तालाब, ये सार्वजनिक संपत्ति है, इस पर सभी लोगों का अधिकार है, तो सभी लोग मिलजुल करके इसे साफ रखने का कोशिश करते हैं। रेन वाटर कलेक्टेड इन इट स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स। इसमें जो रेन वाटर जमा होता है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। अ सीरीज ऑफ 9 लेक्स, कितने लेक्स हैं, 9 लेक्स, आर बिल्ड टू सेव एंड कलेक्ट द रेन वाटर। पानी जो बारिश में होता है उसे कलेक्ट करने के लिए और सेव करने के लिए 9 लेक्स का एक सीरीज बनाया हुआ है। व्हेन वन लेक इज़ फिल्ड, और ये लेक इस तरह से बनाए गए हैं कि जब एक लेक भर जाएगा तो उसमें से पानी जो ओवरफ्लो होगा वो दूसरे लेक में गिरने लगेगा और इस तरह से सभी लेक भर जाएंगे। अ ट्रेवलर नेम्ड अल बिरूनी,
कम्स इंडिया 1000 ईयर्स अगो टूडेज उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का रहने वाला था आज के, है ना। ही नोटेड ऑल डिफरेंट थिंग्स विच आर सॉ देयर। अब देखिए जो भी ट्रेवलर आएंगे अपने देश का और जहाँ पे वो घूमने जाते हैं उसका कंपेयर करते हैं, और नए जगह पे जो भी वो नए नए चीज़ पाते हैं उसको एक नोट करते हैं, जिसे हम लोग ट्रैवल क्यू कहते हैं या यात्रा वृत्तांत कहते हैं हिंदी में। तो वही यहाँ पे है कि अल्बेरूनी जो घूमने आए थे उज्बेकिस्तान से, वहाँ से यहाँ आने के बाद जो भी डिफरेंसेस उसने देखा सभी को वो नोट डाउन किया। ही सेज दैट पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी स्किलफुल इन मेकिंग पॉन्ड। और उसने बताया था कि इंडिया के जो लोग हैं पॉन्ड बनाने में बहुत ही स्किलफुल है। द बुक रिटन बाय अल्बेरूनी और मेनी अदर रिटन सोर्सेज हेल्प अस टू नो आवर हिस्ट्री। जो बुक अल्बेरूनी ने लिखा है वो हमारे इतिहास को बताता है। राजस्थान हैव वेरी ड्राई क्लाइमेट। राजस्थान ने, आप लोग को पता होगा इंडिया का मरुस्थल कहाँ पे है, राजस्थान में ही है, और मरुस्थल का नाम थार है। सो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस। तो यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीपुल्स हेयर कम टुगेदर एंड मेक एफर्ट टू सेव वाटर। यहाँ पे लोग एक साथ मिल करके पानी बचाने का प्रयास करते हैं। लेक्स एंड जोहाद्स वेयर मेड टू कलेक्ट वाटर। जोहाद्स क्या है, पानी कलेक्ट करने के लिए, पानी सेव करने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है। were made to collect water. Some water from here soaked into the ground and reached to the wells and भावदीस। भावदीस किस चीज़ को कहा गया है, स्टेप वेल को। तो यहाँ से कुछ जो पानी है वो ज़मीन के अंदर सोख होकर के, मतलब आप इसको कह सकते हैं जैसे बालू के ऊपर आप कभी पानी डाले हैं तो उसमें से पानी क्या हो जाता है, थोड़ा देर के बाद अंदर चला जाता है। तो उसी तरह से ग्राउंड में जब पानी जमा होता है तो थोड़ा देर के बाद, कुछ दिन जमा रहने के बाद वो क्या हो जाता है, पर्कोलेट करके अंडरग्राउंड में चला जाता है। तो इस तरह से पानी कहाँ चले जाएंगे, कुओं में और स्टेप वेल में, जिसको हम लोग भवदीस कह रहे हैं। एंड सॉइल ऑल्सो बिकम फर्टाइल, और इस वजह से सॉइल भी फर्टाइल हो जाएंगे। एवरी हाउस हैड अ रेन वाटर कलेक्शन सिस्टम। हर घर में, यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, मैंने इसलिए इमेज यहाँ पे डाल दिया है कि हर घर में रेन वाटर कलेक्ट करने का एक सिस्टम होता है, जिसमें देखिए यहाँ पे छत पे ऊपर बनाया हुआ स्ट्रक्चर, छत के ऊपर इस स्ट्रक्चर से क्या होगा, पानी आएगा, यहाँ से पानी नीचे आकर के कुआं में जमा हो जाएगा। कुआं कवर है जिससे, ताकि ये पानी गंदा ना हो, और इसी पानी का पूरा साल ये लोग यूज़ करेंगे। द प्रोसेस बाय विच रेन वाटर सोक्ड इन ग्राउंड इज कॉल्ड पर्कोलेशन। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि जिस प्रोसेस से पानी ज़मीन के अंदर जाता है उसे हम लोग पर्कोलेशन कहते हैं। पीपुल मेड स्टेप बेल टू प्रोवाइड वाटर टू थ्रस्टी ट्रेवलर। स्टेप बेल लोग क्यों बनाते थे, स्टेप बेल इसलिए बनाया जाता था कि जब रास्ते पे आदमी चल रहे हैं, उन्हें प्यास लगे, तो वो कुओं में उतर करके अंदर जा करके पानी पी सके, इसलिए से स्टेप बेल भी कहा जाता है। ट्रेवलर ऑल्सो कैरी सम वाटर विद देमसेल्व्स इन पियाऊ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ट्रैवलर अपने साथ पानी किस चीज़ में लेकर के चलते थे, तो उसे पियाऊ कहते थे, और मसाक भी उसे कहा जाता है। लेदर का एक बैग होता था जिसमें वो पानी रखते थे, इसे पियाऊ या मसाक भी कहा जाता था। सम पीपुल एट दिस मॉडर्न टाइम स्टिल गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, धारा, स्टेपल एंड नालास। ठीक है, अभी के समय में भी, मॉडर्न टाइम में, जब हम लोग बोरिंग करके समरसेबल से या फिर मोटर से या फिर हैंडपम्प से पानी निकाल रहे हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नदी, तालाब और लेक से पानी कलेक्ट करते हैं। न्यू ब्राइड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जब नई नई शादी होती है तो जो गांव में नई बहू आती है, नई लड़की जो आती है, वो अपने पॉन्ड का या फिर स्प्रिंग का, झरना का जा करके पूजा करती है। इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर। ये बात है जोधपुर में एक बुरे समय का, जब 1986 में वहाँ पे बारिश नहीं हुआ था, तो आसपास के एरिया में पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। पीपुल रिमेंबर फॉरगॉटन स्टेप बेल। स्टेप बेल का देखिए यहाँ पे दो नाम हो गया, एक तो आप ऊपर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है भवदीस जिसको स्टेप बेल बोला गया, और नीचे में यहाँ पे बौली को भी स्टेप बेल बोला गया है। ठीक है, तो जो लोगों ने स्टेप बेल को छोड़ दिया था, ऐसे ही बैरन कह सकते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिए थे, तो लोगों ने उसे क्या किया, क्लीन किया। जब उन्हें परेशानी हुआ तो उन्होंने क्लीन किया, और उन स्टेप बेल से 200 ट्रक गार्बेज निकला। ठीक है, 200 ट्रक गार्बेज निकलने के बाद वो क्लीन हो गया। लोगों ने उसे साफ़ करके क्लीन कर दिया। पानी जमा हुआ, कुछ दिन यूज किए, लेकिन जैसे ही फिर से वो स्थिति ठीक हुई, लोग फिर उसे भूल गए। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ग्रुप ऑफ पीपुल्स का बात हो रहा है, जिससे तरुण भारत संघ बोला गया है। वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू डिफरेंट एरिया सो दे हेल्प दरकी माई। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा नाम दरकी माई। दरकी माई लिव्स इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। द विलेज फेसेस स्कैरसिटी ऑफ वाटर, सो शी आस्क्स फॉर हेल्प। दे हेल्प टू बिल्ड लेक एंड रिड्यूस द प्रॉब्लम।
तो तरुण भारत संघ के पास गई दरकी माई और उससे रिक्वेस्ट किया कि उसकी मदद करे। इन लोगों ने उनका रिक्वेस्ट किया, लेक बनाए और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। चैप्टर 7 हम लोग का है एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग समथिंग इन वाटर ड्यू टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। देखिए कोई भी चीज़ अगर पानी में तैर रहा है या डूब रहा है तो किस चीज़ की वजह से हो रहा है? डेंसिटी ऑफ वाटर। थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट। अगर कोई सब्सटेंस है जिसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है तो वो तैर जाएगा, और कोई सब्सटेंस है जिसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो उसमें डूब जाएगा, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू H2O। इफ़ एनी सब्सटेंस डेंसिटी इज़ लेस देन H2O देन सब्सटेंस फ्लोट। ठीक है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, पूरी सिंक इन ऑयल इनिशियली, ये बात आप ध्यान से समझिए। पूरी जब हम लोग छानते हैं, पूरी जब छाना जाता है किचन में, कढ़ाई में, तो शुरुआत में क्या होता है? पूरी कढ़ाई में डूब जाता है, लेकिन जैसे ही उसमें पफ मतलब वो फूलता है तो वो ऊपर आकर के तैरने लगता है। ये क्यों होता है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और साइंस में थोड़ा सा आपको बता दूं। को आटा गूंदते समय आप अगर कभी देखे होंगे तो उसमें पानी मिलाया जाता है, तो पानी मिलाने के बाद आटा उसमें गूंदाता है। अब वो पानी आपके आटे में मौजूद है। जब हम लोग पूरी को डाले हैं तेल में, गर्म तेल में, तो वो पानी क्या हुआ? वाटर वेपर में बदला। अब वाटर वेपर ऊपर आना चाहता है तो वो क्या करेगा? एक लेयर को पतला करके ऊपर आएगा, और जिस वजह से क्या होगा? उसका डेंसिटी कम हो जाएगा ऑयल के डेंसिटी से, और कुछ देर के बाद वो तैरने लगेगा। When आयशा पुट पफ पूरी इन वाटर देन इट सिंक्स। अब आयशा क्या है? फूला हुआ पूरी को पानी में डाली है तो वो डूब गया। तो इससे क्या पता चलता है कि पूरी का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा है। While boiling egg, when we put salt in water to boil quickly, but if we mix more salt, the water egg floats। ठीक है, पानी में जब हम लोग अंडे को उबालते हैं तो वो जल्दी उबले, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पानी में नमक मिलाएंगे। नमक मिलाने से क्या होगा? पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाएगा, जिसके वजह से वो जल्दी बॉयल करेगा। अगर हम लोग ज़्यादा नमक मिलाते हैं तो क्या होगा? पानी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अंडा का डेंसिटी कम हो जाएगा, तो अंडा तैरने लगेगा। देखिए, डेड सी एक ओशियन है जिसमें 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम साल्ट पाया जाता है, और इसके वजह से इस पानी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब पानी का डेंसिटी बढ़ गया है तो अगर हम लोग को तैरना भी नहीं आता है फिर भी हम लोग इस पानी में फ्लोट करेंगे, तैरते रहेंगे। चिल्ड्रेन एट दिस स्टेज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। मतलब बच्चे जब 5वें क्लास में हैं तो वो डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आपका पेडागॉजी में, कि बच्चों को डेंसिटी का कॉन्सेप्ट देना है तो ये 5वें क्लास में हम लोग दे सकते हैं कि नहीं, उन्हें बताएंगे कि नहीं। तो इस समय वो नहीं समझ सकते हैं, तो हम लोग बस क्या बोलेंगे कि कोई भी चीज़ ठीक है, मतलब भारी है पानी से तो वो डूबेगा, पानी से हल्का है तो वो तैरेगा। जिस तरह से वाइल पानी में तैर जाता है ना। डांडी मार्च, ये इम्पोर्टेंट है। डांडी मार्च कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। और कब किए थे? 1930 में अंग्रेज़ों ने एक कानून बना करके रखा था कि कोई भी पर्सन इंडिया का नमक नहीं बना सकता है, और उसे नमक खरीदना पड़ेगा अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ लोग किसी भी तरीके से बस पैसा कमाना चाहते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था लोग जिए या मरे या लोगों को परेशानी हो। तो उन्होंने इस तरह से बना करके रखा था, क्योंकि नमक एक ऐसा सब्सटेंस है जो लोग डेली घर में यूज करते हैं, तो उससे वो बहुत प्रॉफिट कमा सकते थे। गांधी जी इससे खुश नहीं थे, तो गांधी जी और बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके प्रोटेस्ट किए, और प्रोटेस्ट करने के बाद जाकर के उन्होंने इस कानून को तोड़ा, और कानून को तोड़ने के बाद उन्होंने वहाँ पर जाकर के अपने साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे जाकर के नमक बनाया और इस कानून को ख़त्म किया। अब देखिए एक यहाँ पे और पेडागॉजी का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे जो क्लास 5th में रहेंगे वो इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। इवेपोरेशन कहने का मतलब है पानी जो वेपर बन करके उड़ जाता है। नमक बनाने का सिंपल प्रोसेस क्या है? पानी में नमक जो घुला हुआ उसको आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, सन के लाइट से क्या होगा? पानी वेपर बन के उड़ जाएगा और वहाँ पे नमक बचा रह जाएगा। चैप्टर 8 हम लोग का है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो। मलेरिया इज़ अ डिजीज काउज्ड बाय मलेरिया पैरासाइट प्रोटोजोआ एंड इट इज़ स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटोज। ठीक है, इसके पहले भी ऊपर में मैंने बताया था कि मॉस्किटो जो होते हैं वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए ब्लड सक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फीमेल एनोफिलीज मच्छर ही है जो हम लोग को बाइट करती है, और उसी से क्या होता है? मलेरिया हम लोग में ट्रांसमिट करता है। तो वैसे सभी ऑर्गेनिज्म जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। अगर बात करें फूड का, तो मच्छर अपने फूड को प्लांट के जूस से ऑब्टेन करते हैं। तो मच्छर पैरासाइट नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कभी पहले पढ़े होंगे
कि मच्छर पैरासाइट है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए माइंड में, मच्छर पैरासाइट नहीं है। अब देखिए, अगर आपको मलेरिया हो गया है तो उसके लिए दवा क्या है, सिनकोना के छाल को आप यूज कर सकते हैं दवा की तरह से। अनीमिया क्या है, अनीमिया एक कंडीशन है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों में। अनीमिया क्या है और इसका सिम्टम। अनीमिया एक कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है और आयरन जो होता है ब्लड में बहुत कम हो जाता है ना। इसके वजह से हम लोग का शरीर पीला होगा, जब बाद में जाकर के जॉन्डिस भी होने का खतरा रहता है। डॉक्टर सजेस्ट टू ईट जैगरी। डॉक्टर क्या बोलते हैं, अगर खून का कमी हो गया तो हम लोग को जैगरी मतलब गुड़ खाने के लिए कहते हैं। आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दे कंसिस्ट आयरन। या फिर आप देखे होंगे गर्ल्स लोग को रेड कलर का एक दवा दिया जाता था पहले स्कूल में, सरकारी स्कूल में, जो कि आयरन का गोली होता था खून की कमी को फुलफिल करने के लिए। ये क्यों होता था आप सभी को पता है, जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और 12th में भी। गर्ल्स लोग में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसकी वजह से ब्लड का बहुत सारा लॉस हो जाता है। ब्लड की कमी के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्हें आयरन का गोली दिया जाता है। अनीमिया इफेक्ट बोथ फिजिकली एंड मेंटली ड्यू टू दिस चाइल्ड नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो। ठीक है, अनीमिया बच्चों के फिजिकली और मेंटली दोनों पर इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से बच्चे सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं। द नॉर्मल रिक्वायर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक नॉर्मल पर्सन जिसमें हीमोग्लोबिन 12 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो डिजीज़ है, कौन सी डिजीज़, मलेरिया, इसको किसने डिस्कवर किया, रोनाल्ड रॉस नाम का एक आदमी ने। और इसका नाम मलेरिया इसलिए पड़ा क्योंकि मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर। पहले किसी को नहीं पता था कि मलेरिया कैसे होता है, रोनाल्ड रॉस ने ही पहली बार इसे ढूंढा। और रोनाल्ड रॉस ने इसे ढूंढा दलदल वाले एरिया में, है ना, तो उन्होंने इसका नाम मलेरिया रख दिया, क्योंकि मलेरिया का लैटिन वर्ड का मतलब होता है बैड एयर। रॉस फाउंड द ब्राउनिश मॉस्किटो एंड स्पॉटेड विंग्स। अब देखिए मलेरिया के मच्छर पहचानने का क्या तरीका है, ब्राउनिश मॉस्किटो आपको ब्राउन ब्राउन तरह का दिखेगा और उसके विंग्स स्पॉटेड होंगे। आपको भी अगर कोई मच्छर काट रहा है तो उसको ध्यान से देखिए कहीं इस तरह का तो नहीं है, और जैसे ही मच्छर काटे आप उसको मार दें। मलेरिया का सिम्टम क्या है कि आपको रीअकरिंग फीवर होगा एक फिक्स टाइम इंटरवल पे। शाम में 3 बजे हो सकता है, शाम में 4 बजे हो सकता है, मॉर्निंग के टाइम हो सकता है, और फिर नॉर्मल आपका हो जाएगा। जब भी बुखार आएगा आपको तो काफ़ी तेज़ बुखार आएगा। फॉर द डिस्कवरी दे अवार्डेड, अब देखिए इस खोज के लिए रोनाल्ड रॉस ने जो मलेरिया का खोज किया था उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया 1902 में, और 1905 में वो मर गए। और इत्तेफाक ये है कि वो मरे भी तो मलेरिया से ही मरे। इस लाइन को मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया है कि सिर्फ फीमेल मॉस्किटो जी जो है ना वही ब्लड को सक करते हैं, वो भी रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, तो ये पैरासाइट नहीं है। आगे हम लोग का चैप्टर 9 है अप यू गो, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूड 7 गर्ल। ठीक है, ये गर्ल का एक ग्रुप का बात हो रहा है जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। इसमें अलग अलग जगह से लड़कियां आई हुई थी, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड। ड्यूरिंग माउंटेन क्लाइंबिंग दे गॉट विटामिन सी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे कोई भी पर्सन तो उन्हें विटामिन सी दिया जाता है। क्यों, आयरन का टेबलेट दिया जाता है, एंड हॉट चॉकलेट दिया जाता है, मिल्क इन ब्रेकफास्ट टू कीप देमसेल्व्स वार्म, उन्हें गर्म रखने के लिए। टेकला, टेकला क्या है, विलेज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर। टेकला एक विलेज है जो कि माउंट एवरेस्ट के 1600 मीटर हाइट पर सिचुएटेड है। रसकस, ये आप देखे होंगे जो भी ट्रैवलिंग करते हैं उनके पीठ के ऊपर एक बैग होता है बड़ा सा, जिसमें वो जो अपने ज़रूरत के सामान रखते हैं, उसी को रसकस कहते हैं, स्टोरिंग करने के लिए। माउंटेन क्लाइंबर कीप देयर बॉडी एट एंगल, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो माउंटेन क्लाइंबर होंगे माउंटेन पर क्लाइंब करते समय अपने बॉडी के एंगल को 90 डिग्री पर बना करके रखेंगे। बेदू पकाओ, बारा माशा, काफल पकाओ चैता मेरी चैला, अब पहाड़ी सॉन्ग, ये क्या है, पहाड़ी सॉन्ग है। बछेंद्री पाल के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई किया था। इफ़ वी यूज़ 2 लेयर्ड ब्लैंकेट और सीट द एयर बिटवीन देम कीप अस वार्म। देखिए आपको अगर कभी दे दिया जाए एक मोटा सा रजाई और 2 पतला पतला ब्लैंकेट, तो आप हमेशा प्रेफर करिएगा किस चीज़ को, पतला पतला 2 ब्लैंकेट को, क्योंकि मोटा रजाई आपको ज़्यादा
गर्म नहीं रख सकता है। पतला पतला जो दो ब्लैंकेट है, 2 ठो, उसके बीच में जो एयर आएगा, एयर उसके अंदर जो रहेगा बीच में, वो आपको गर्म रखेगा और वो ज़्यादा गर्म करेगा। विछेंद्री पाल ग्रो इन नाकुरी विलेज, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है विछेंद्री पाल का होम टाउन नाकुरी है, और ये जगह कहाँ पे है, गढ़वाल पे है और उत्तराखंड में है ये जगह। हर गाइड वास ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उनके गाइड का नाम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। विछेंद्री पाल बिकम द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड हु क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। इंडिया की ये पहली थी और पूरी दुनिया की ये 5वीं महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। सागर माथा, सागर माथा यहाँ पे एक माउंटेन है, पीक कह सकते हैं हम लोग इसको। प्रेजेंट इन नेपाल, कहाँ पे मौजूद है, नेपाल में। एंड इट्स हाइट इज़ 8,900 मीटर एबव द सी लेवल। सागर माथा मतलब पूरे माउंट एवरेस्ट में सबसे जो टॉप होगा, जिसको हम लोग सागर माथा कहेंगे। माथा का मतलब हेड और सबसे ऊपर में। चैप्टर 10 हम लोग का है वॉल्स टेल स्टोरी। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गोलकोंडा फोर्ट सिचुएटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। ये आप याद रख सकते हैं, गोलकोंडा फोर्ट, साइड में पिक्चर भी है। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ है, हैदराबाद के तेलंगाना में। पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश में था, बाद में टूट गया, तो तेलंगाना का राजधानी हो गया हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती। बेस्टन बुर्ज, राउंड शेप बिल्डिंग, ठीक है। क्या है, बुर्ज एक राउंड शेप बिल्डिंग है जो कि प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता था। इसमें सैनिक रहते थे और यहाँ से वो देखते रहते थे, वॉच करते थे। अ रूलर नेम्ड कुतुबसी सुल्तान, ठीक है, एक रूलर है कुतुबसी सुल्तान, रूल्ड हेयर फ्रॉम 1580 to 1687, built the fort in 1200 AD. The wall of the fort was carved beautifully. carved मतलब खोद करके इसको सुंदर से तराशा गया है। वंस औरंगजेब अटैक्ट, अब देखिए यहाँ पे ये लाइन ज़रूरी है। ये जो गोलकोंडा फोर्ट है, इसके ऊपर एक बार औरंगजेब ने अटैक किया था, बट दे कुड नॉट इवन इंटर द फोर्ट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग एंड ग्रेट आर्किटेक्चर। लेकिन औरंगजेब इसमें घुस नहीं पाया था। औरंगजेब आर्मी वेट्स 8 months आउटसाइड द फोर्ट। वो औरंगजेब का आर्मी फोर्ट के बाहर 8 महीने तक इंतज़ार किए, लेकिन वो इंटर नहीं कर पाए। जब भी फोर्ट बनाया जाता था, इसके प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखा जाता था। किला बना करके गहरा चारों तरफ से एक सुरंग बनाया जाता था, उसमें पानी रहता था, और आने जाने के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा पुल बनाया जाता था, जिसे बाद में ऊपर उठा लिया जाता था। तो इस तरह से ये प्रोटेक्शन किया जाता था, और बीच में बहुत सारे ट्रैप बनाए जाते थे ताकि कोई आ नहीं पाए। यहाँ पे मैंने कुछ एलॉयज़ का नाम डाला है जो आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। कुछ एलॉय हैं और उनके कंपोनेंट हैं, मतलब किस किस चीज़ से मिल करके बना है। तो हम लोग का सबसे पहला है ब्रोंज, और जिसको बनाने के लिए कॉपर का यूज हुआ है 88% और टीन का यूज हुआ है 12%। दूसरा हम लोग का है ब्रास, ब्रास में कॉपर का यूज हुआ है 50% और जिंक का यूज हुआ है 50%। थर्ड हम लोग का है गन मेटल, जिसमें कॉपर का यूज हुआ है 85 से 90%, टीन का यूज हुआ है 8 से 12% और जिंक का यूज हुआ है 1 से 3%। शोल्डर में शीशा और टीन का यूज हुआ है 50-50%। डुरालुमीन एक मेटल है जो कि बहुत हल्का होता है, एल्युमिनियम अलॉय है और इससे एरोप्लेन बनता है। इसमें मैग्नीज का 1%, एल्युमिनियम 95% और 0.5% मैग्नीशियम। स्टेनलेस स्टील में आयरन, निकेल, कार्बन और क्रोमियम का यूज होता है। ऑन टॉकिंग, विस्लिंग और लिसनिंग आवर ऑन इको व्हेन वी वॉकिंग थ्रू द मेहरान। मेहरान मतलब आर्क होता है, कोई भी गोल बड़ा ऊंचा सा बिल्डिंग जिसमें हम लोग जाएंगे और बोलेंगे तो हम लोग का अपना ही आवाज़ खुद को सुनाई देगा, जिसे हम लोग इको कहते हैं। द आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग वी गॉट फ्रॉम डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस हेल्प अस टू नो अबाउट दैट टाइम। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग मतलब जो चीज़ पीछे छूट गया है, जो दबा हुआ मिला है, तो उन सभी चीज़ों से हमें अपने इतिहास के बारे में काफ़ी सारी बातें पता चलेंगी। चैप्टर 11 है सुनीता इन स्पेस। सुनीता विलियम्स, गर्ल्स का बात हो रहा है, नासा के स्पेस साइंटिस्ट है जो कि स्पेस में गई थी और वहाँ पे 6 महीने तक लगभग वहाँ पे स्पेंड करी है। कल्पना चावला इज ऑल्सो एस्ट्रोनॉट बट द स्पेस क्राफ्ट क्रैश व्हेन शी कम्स डाउन द अर्थ। एट स्पेस एवरीथिंग इज फ्लोटिंग। ठीक है, स्पेस में जब लोग जाते हैं तो हर एक चीज़ वहाँ पे तैरते रहता है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। सुनीता एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ऑन 9/12/2006, ये बात याद रखिएगा। 2006 में गई थी 9 दिसंबर को और वो 11 दिसंबर को स्पेस में पहुँच गई, और इसके लिए उन्होंने 360 किलोमीटर आकाश में, स्काई में ट्रैवल किया। अर्थ लुक्स लाइक दिस फ्रॉम स्पेस। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा कैसा स्पेस से दिखता है। लाइक अ सर्कुलर बॉल
इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन हु वॉक ऑन द मून। हम लोग का चैप्टर में इतना ही था। उसका चैप्टर है 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस स्टेप वेल। इसके बारे में हम लोग राजस्थान वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इज ऑल्सो नोन एज बॉली। चिल्ड्रेन गोइंग टू अ स्कूल ट्रिप ऑफ अदालजी स्टेपवेल। ठीक है, यहाँ पे है बच्चे कहाँ गए हैं, अदालजी स्टेपवेल विच इज़ अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। वहाँ पे राजस्थान का बात हो रहा था, यहाँ पे अहमदाबाद का बात हो रहा है। बच्चे जा रहे हैं अदालजी स्टेपवेल जो कि अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में। द टर्म ऑयल कैन बी यूज फॉर पेट्रोल डीजल एंड क्रूड ऑयल। ऑयल जो होगा कंबाइंड फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम लोग पेट्रोल डीजल और क्रूड ऑयल के लिए। पेट्रोल एंड डीजल और फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जो फॉसिल से डेवलप करते हैं, और पेट्रोल डीजल है तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, समुद्र में डेवलप करेगा। कोयला भी हम लोग का फॉसिल फ्यूल है। एंड दे आर नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल कहने का मतलब है कि एक बार अगर हम लोग इसको यूज कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। दो तरह के आपके फ्यूल हो सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में जैसे सनलाइट हो गया, वाटर से जो हाइड्रो पावर मिल रहा है वो, लेकिन कोयला से जो मिल रहा है थर्मल पावर, वो हम लोग का नॉन रिन्यूएबल है। सोर्स ऑफ एनर्जी सो दे कैंट लास्ट फॉर एवर। ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे समझदारी से यूज करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इज अब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। दो तरह के थिंकिंग हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो हम लोग के सामने है, और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि हम लोग के सामने नहीं है और हम लोग उसके बारे में इमेजिन करके सोच रहे हैं। तो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए अभी पॉसिबल नहीं है, बच्चे उसे समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे फॉर द एज ऑफ दिस स्टेज, बट दे कैन थिंक इन द टर्म ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर। तो बच्चों को स्ट्रेंथ और पावर के टर्म में हम लोग बताएंगे। मतलब अगर बोलेंगे कि पेट्रोल से एनर्जी मिलता है तो वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर बोलेंगे पेट्रोल से ताकत मिलता है जिससे गाड़ी चलती है या पावर मिलता है तो वो समझ पाएंगे। आफ्टर डिग आउट द क्रूड ऑयल को खोद करके जब निकाला जाता है, अ ब्लैक स्टिकी सब्सटेंसेस मेनी बाई प्रोडक्ट सच एज केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, फ्यूल फॉर द एयरक्राफ्ट, एलपीजी, कोल तार, वैक्स, ग्रीस आर ऑब्टेन। आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जा सकता है कि क्रूड ऑयल के बाई प्रोडक्ट कौन है या कौन नहीं है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्लास्टिक एंड पेंट इंडस्ट्री। उपला मतलब गाय का जो गोबर होता है उसको सुखा देने के बाद जो बनता है उसको हम लोग उपला कहते हैं। उसके बाद चैप्टर 13 हम लोग का है शेल्टर इज सो हाई। द हाईएस्ट रोड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट रोड है वो है लद्दाख का उमियांग ला पास, जो कि समुद्र के लेवल से 19,300 फीट ऊपर में है। द जर्नी फ्रॉम महाराष्ट्र टू दिल्ली। ये एक रोड ट्रेवलर का स्टोरी है गौरव जानी का, जो कि महाराष्ट्र से पहले दिल्ली गए और दिल्ली के बाद फिर वो गए हैं लेह लद्दाख के बाद कश्मीर, फिर वहाँ से लौट आए हैं। तो उन्हीं का ये पूरा जर्नी का स्टोरी है जिसमें हम लोग समझने का कोशिश करेंगे अलग अलग पॉइंट्स को। द जर्नी टुक 3 days, कवर 1400 किलोमीटर बाई बाइक। बाइक का नाम यहाँ पे लोनर है। द हाउसेस इन दिल्ली आर लाइक मुंबई। ठीक है, मुंबई से सबसे पहले वो दिल्ली गए, डिस्टेंस कितना था 1400 किलोमीटर। और जो घर हैं दिल्ली और मुंबई के एक जैसे सिमिलर हैं, ब्रिक से बने हैं, ग्लास का यूज हुआ है, स्टील का यूज हुआ है। फ्रॉम दिल्ली ही वेंट टू मनाली एंड टुक 2 days टू रीच देयर। अब दिल्ली से वो कहाँ गए, मनाली गए, जिसमें 2 दिन लगा, टू रीच लेह इन लद्दाख, और फिर बाद में वो लेह में पहुँचे लद्दाख के। ही हैव टू गो थ्रू डिफ़िकल्ट रोड, लेह इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेह क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट देखिए 2 तरह के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट, एक कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट कहने का सिंपली मतलब ये है कि वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, और लाइफ बहुत ही हार्श होगा वहाँ पे। तो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से पेड़ पौधे नहीं हो रहे हैं वो हॉट डेजर्ट, और जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने से कुछ पेड़ पौधे नहीं हो रहे हैं वो कोल्ड डेजर्ट। एंड गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, और वहाँ पे बारिश भी बहुत कम हो रहा है। द वर्ड जूल, ये बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी है। जूल मीन्स वेलकम। अब जैसे ही बाइक से वो जा रहे थे तो लेह के बच्चे जूल जूल चिल्ला रहे थे। जूल का मतलब लेह में वेलकम होता है। हेयर हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में इस तरह के पूछे जाते हैं। हाउसेस आपका सिलेबस में ही है। तो लेह लद्दाख के जो हाउसेस होते हैं वो स्टोन के बने होते हैं और 2 तल्ला मकान होते हैं। मकान बनाने के लिए स्टोन को एक के ऊपर दूसरे को रख करके बनाया जाता है। वॉल्स आर कोटेड विथ मड, घर के दीवार को मड से और लाइम से कोटेड किया जाता है। एंड लुक लाइक शेड फ्रॉम इनसाइड, और बाहर अंदर से एक शेड की तरह लगते हैं। लोग जो होते हैं जनरली 2nd फ्लोर पर रहते हैं, और 1st फ्लोर को एनिमल के लिए और स्टोर हाउस के लिए रखा जाता है। यहाँ पे कोई भी खिड़की नहीं होती है। यहाँ पर लेह में घरों के जो
रूफ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस होते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने घर के सामान को सुखाते हैं। और जब कभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग सेकेंड फ्लोर से उतर करके फर्स्ट फ्लोर पे रहने लगते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट जरूरी है, चैनतैंग इज सिचुएटेड 5000 मीटर अबव द सी लेवल एंड पीपल फेस डिफिकल्टी टू ब्रीथ नॉर्मली। अब देखिए चैनतैंग जो है बहुत ही ऊंचा जगह पे है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगा। अब उसके वजह से हेडेक होगा, सिर में दर्द होगा और लोग कमज़ोर महसूस करेंगे। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे आपको यहाँ पे रहने के बाद आदत हो जाएगा। चैंगपा और ट्राइबल ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राइबल ग्रुप का नाम है, कहाँ पे रह रहे हैं, चैंगतैंग विलेज में, जो कि 5000 के ऊपर हाइट पर है। एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि माउंटेन में रहते हैं। दिस ग्रुप हैव ओनली 5000 पीपल, और इस ग्रुप में सिर्फ 5000 लोग हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ और बकरियाँ चराते हैं और हमेशा बकरियों को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं। फ्रॉम दिस गोट दे गेट पाशमीना। आपको पाशमीना के बारे में पता होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऊन है जिसके कपड़े या शॉल कह ले बहुत ही महंगे बिकते हैं। और ये एक बिग कोन शेप टेंट में रहते हैं और टेंट का नाम है रेबो। यहाँ पे मैंने टेंट का पिक्चर डाल दिया है, देख सकते हैं ये रेबो है। द पाशमीना गोट लिव ओनली इन द हायर एल्टीट्यूड। और इन लोगों का वहाँ पे रहने का मजबूरी क्या है कि पाशमीना जो बकरी है वो बहुत ही हायर एल्टीट्यूड 5000 के एल्टीट्यूड पर रहती है, नीचे आएगी तो वो मर जाएगी। और ठंड के मौसम में बकरी के शरीर पर एक फाइन हेयर ग्रो करता है जिसे हम लोग पाशमीना कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, मतलब पाशमीना के 6 बाल को अगर हम लोग कलेक्ट कर लेना तो हम लोग के सिर के 1 बाल के थिकनेस के बराबर होगा। ये पॉइंट नीचे है, ठीक है। और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो इनके शरीर से जो बाल होगा पाशमीना उसको निकाल लिया जाएगा और उससे फिर शॉल बनाया जाएगा। अब देखिए जो शॉल बनाया गया है उसे हाथ से ही बनाया जाता है, ये मशीन पे नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि हेयर जो होता है बहुत फाइन होता है। तो एक शॉल जो सिंपल होता है बिना एम्ब्रॉयडरी का, उसे बनाने में 250 घंटे लगते हैं। नियर रेबो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग होते हैं जो अपने टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहते हैं, उसके बगल में एक प्लेस होता है जिसे हम लोग लेखा कहते हैं, है ना। और इस लेखा में बकरियों को रखा जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, लेखा एक जगह है जो रेबो के बगल में पाया जाएगा, मतलब टेंट के बगल में पाया जाएगा। तो लोग अपने जानवर को अपने टेंट के आसपास ही रखेंगे, है ना। लेखा आर मेड अप ऑफ स्टोन्स, और लेखा को किस चीज़ से बनाया जाता है, स्टोन से। उसके बाद हम लोग का 14 चैप्टर है व्हेन द अर्थ शुक, जैमसा। यहाँ पे एक स्टोरी है, गुजरात का स्टोरी है, अहमदाबाद का, जिसमें और कच्छ का भी स्टोरी है, जिसमें भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 में। और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या हुए थे, इंजर्ड हुए थे और उन लोगों को नुकसान हुआ था, पैसों का, घर भी उनका गिर गया था और लोग मरे भी थे। जहाँ पे भी होम का बात आए आप समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो लोग हैं अपने घर बनाने के लिए क्ले का यूज़ करते हैं और उसके ऊपर काऊ का डंक पुट करके एक दीवार जैसा बना लेते हैं। और लास्ट में सबसे ऊपर में दैट चेड रूफ आप देख पा रहे होंगे, इसके बारे में बात हो रहा है। दैट चेड रूफ फूस का बना हुआ है और पहले से स्ट्रक्चर बना करके उसके ऊपर पुट कर देंगे। ये तरीका, इस तरह से घर बनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि किस जगह पे इस तरह से घर बनते हैं। तो गुजरात के कच्छ एरिया में। व्हाट टू डू व्हेन अर्थक्वेक कम, ठीक है, अगर जब भी कभी अर्थक्वेक आए तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। सबसे पहले ट्राई टू गो इन ओपन ग्राउंड, हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे कि खुले मैदान में चले जाएं। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि खुला मैदान में नहीं जा पाएँ तो हम लोग क्या करेंगे, किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ के नीचे हम लोग छिप जाएंगे। कब तक, जब तक कि धरती हिलना बंद ना हो, और उसे ज़ोर से पकड़ लेंगे ताकि स्लिप ना करे। भुज अर्थक्वेक, अहमदाबाद, जनवरी 26, 2001। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, अ कंडीशन इन विच नो रेनफॉल अकर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड क्रॉप्स फेल्स। बहुत दिन तक अगर बारिश नहीं हुआ है जिसकी वजह से कोई फसल नहीं हुआ है तो हम लोग उसे सूखा कहेंगे। फेमाइन, अ कंडीशन क्रिएटेड बाय साइमल्टेनियस नेचुरल डिजास्टर एंड रिजल्ट ऑफ दैट नो फूड इज़ अवेलेबल एंड पीपुल डाइड ड्यू टू हंगर। एक कंडीशन जिसमें लगातार प्राकृतिक आपदाओं के वजह से, जैसे कभी सूखा आ गया, कभी बाढ़ आ गया, खेती नहीं हो पा रहा है और खाने की कमी की वजह से लोग भूखे मरेंगे, तो उसे हम लोग फेमाइन कहेंगे। अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ डिवाइस कॉल्ड सिस्मोग्राफ, ये एडिशनल मैंने इंक्लूड किया है। अर्थक्वेक को हम लोग सिस्मोग्राफ से मेज़र करते हैं और इंटेंसिटी मतलब कितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था इसे हम लोग नापेंगे रिचर स्केल से। द प्लेस वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट, उसे हम लोग कहेंगे हाइपोसेंटर, उस जगह पे जहाँ पे
अर्थक्वेक का शुरुआत होता है उसे हम लोग हाइपोसेंटर कहते हैं, और जिस जगह पे अर्थक्वेक का शुरुआत होता है उसके जस्ट ऊपर का एरिया एपिसेंटर कहलाता है। चैप्टर 15 हम लोग का है ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। ये एक स्टोरी है जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। ये हम लोग के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसमें एक ड्राफ्ट मैन है जिसका नाम है बैलिस्टी, मियाँ बैलिस्टी, ठीक है, एक ड्राफ्ट पर्सन है, और एक लकड़हारा है जो जंगल में लकड़ी काटने गया है, उसी का ये स्टोरी है। सिंपली अगर स्टोरी का बात करें तो लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया है और ठंड का मौसम है। वो लकड़ी काटते काटते उसे ठंड लगने लगा तो अपने हाथ पर ना ब्लो कर रहा है गर्म हवा, और गर्म हवा ब्लो कर करके अपने हाथ को गर्म कर रहा है। तो वो जो ड्राफ्ट मैन है जिसका नाम है मियाँ बैलिस्टी, वो उसके पास गया डरते डरते और पूछा कि आप अपने हाथ पर ब्लो क्यों कर रहे हैं हवा। तो उस वुड कटर ने बताया कि मुझे ठंड लग रही है तो मैंने अपने हाथ को गर्म करने के लिए ब्लो किया है, और फिर वो अपना लकड़ी काटने लगता है। और वो मियाँ बैलिस्टी वहीं पे साइड में खड़ा होकर के उसे देखने लगता है। फिर जब उस लकड़हारे को, वुड कटर को भूख लगता है तो वो अपना खाना बनाता है, उसमें आलू पोटैटो को बॉयल कर करके उसे खाता है। अब जब वो आलू खा रहा होता है तो आलू बहुत गर्म होता है, तो वो पोटैटो को ठंडा करने के लिए उसके ऊपर फिर से ब्लो करता है। अब वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, जो मियाँ बैलिस्टी होता है ड्राफ्ट मैन, वो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि ये आलू तो पहले ही से गर्म है, अब ये आदमी इसे गर्म करने के लिए क्यों फिर से उस पर ब्लो कर रहा है। फिर वो आकर के पूछता है क्यूरोसिटी में कि ये आलू तो पहले ही से आपका गर्म है, तो फिर आप इसे क्या जलाने वाले हैं जो गर्म कर रहे हैं। तो वो बोला आदमी कि नहीं, मैं इसे ठंड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म है। अब ये जो मियाँ बैलिस्टी है ड्राफ्ट मैन, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, सोचता है कि ये कोई भूत वूत या जिन है क्या, कि एक बार में अपने मुंह से क्या कर रहा है, ठंडा हवा फेंक रहा है, और एक बार में गर्म हवा फेंक रहा है, और डर करके वो भाग जाता है। तो यही पूरा स्टोरी था। तो चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वुड कटर विच goes to the jungle and cut the wood where the meet a draft person who watching her activity of blowing wind with mouth and get scared to know wind blowing hot and cold wind। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से वो डरता है। Always try to understand the new concept and interlink the older one by the different activity। अब ये इम्पोर्टेंट आपका है पेडागोजी के लिए कि हमेशा नए कॉन्सेप्ट को सीखिए और उस नए कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उसे इंटरलिंक करिए पुराने जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उससे। समटाइम वी कैन ऑल्सो ब्लो वेट एयर फ्रॉम आवर माउथ टू क्लीन स्पेक्टिकल्स ग्लासेस और ग्लास बिकम हैजी। ठीक है, कभी कभी हम लोग अपने चश्मे को या आईने को साफ़ करने के लिए माउथ से हॉट एयर ब्लो करते हैं, और उससे क्या हो जाता है, धुंधला धुंधला हो जाता है, जिसे हम लोग हैजी कह रहे हैं, धुंधला हो जाता है, जिसे हम लोग बाद में कपड़े से रब करके क्लीन कर लेते हैं। द हेयर ब्लोन आउट फ्रॉम आवर माउथ, जो एयर हम लोग अपने माउथ से ब्लो करते हैं वो गर्म होता है, एंड मिरर हैड कोल्ड। ठीक है, और आईना क्या होता है, ठंड होता है। द हॉट एयर दैट वी ब्रीथ एंड कंटेन वाटर वेपर विच टर्न्स इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड मिरर। अब देखिए, अब हम लोग के माउथ के अंदर क्या है, गर्म हवा है, और गर्म हवा में क्या है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट वाटर वेपर के रूप में मौजूद है। और जैसे ही हम लोग उसको मिरर के ऊपर या स्पेक्टिकल्स के ऊपर ब्लो करेंगे तो जैसे ही वो उससे टकराएगा तो वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद उसमें क्या होगा, वेपर के जैसा या पानी के जैसा जम जाएगा, जिसे हम लोग साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। द स्नेक गेम्स गिव द आइडिया ऑफ चिल्ड्रन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक स्नेक गेम का इसमें बात हुआ है जिससे बच्चे एयर के ब्लो के डायरेक्शन को जान पाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है एग्जाम के व्यू से। ये एग्जाम में आ सकता है कि स्नेक गेम से बच्चे क्या सीखेंगे, इसमें बच्चे कैसे सीख पाएंगे एयर के डायरेक्शन के बारे में। व्हेन हॉट एयर राइजेस, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब गर्म हवा राइज करेगा स्नेक मूव्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंड व्हेन कोल्ड एयर कम्स डाउन हैवियर स्नेक मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस तरह से बच्चे एयर के डायरेक्शन को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 16 पे। हु विल डू दिस वर्क। फ्रॉम मेनी ईयर्स अगो एंड इवन एट प्रेजेंट टाइम पीपल फेस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बहुत समय पहले ये बहुत ज़्यादा कॉमन था, अब रेयर हो गया, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है भेदभाव। एंड ऑल्सो विक्टिम ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, है ना। एक नीचे जात का आदमी अगर आपको छू देता है तो आप गुस्से हो जाते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं। ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, और इसके शिकार हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भीमराव अंबेडकर भी हो चुके हैं, जिनका वर्णन आता है इस स्टोरी में। और एक और भी स्टोरी है जिसमें भीमराव अंबेडकर एक
ऊंचे कुल के गांव में जाते हैं जहाँ पे उन्हें प्यास लगती है और वो कुएं से निकाल करके पानी पी लेते हैं। तो वो लोग ज़बरदस्ती उनसे पूरे कुएं का पानी निकलवा करके बाहर गिरवाते हैं और ये लगातार 3-4 दिन तक ये प्रोसेस चलते रहता है और ना तो इस बीच में उनको कुछ खाने दिया जाता है, कुछ पीने दिया जाता है। When भीमराव अम्बेडकर was 7 years old, he went to the गोरेगांव, ठीक है, इन महाराष्ट्र with his father to spend holidays। ठीक है, यहाँ पे एन छूट गया है, आप यहाँ पे एन ऐड कर लीजिएगा। जब भीमराव अम्बेडकर 7 साल के थे तो अपने पापा के साथ कहाँ गए? गोरेगांव गए, जो कि महाराष्ट्र में है, और वहाँ पे वो छुट्टियाँ बिताने गए थे। ही सॉ द बार्बर कटिंग हेयर्स ऑफ ए रिच फार्मर। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक नाई है, बार्बर है, जो एक अमीर आदमी के भैंस के बाल को काट रहा है। तो उस समय अंबेडकर जी के भी बाल बढ़े हुए थे। वो जाकर बार्बर से कहते हैं, क्या आप मेरे भी बाल को काट देंगे? तो बार्बर बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे बाल को काटूंगा तो मेरा रेजर, बाल काटने का जो सामान होता है वो, और आई विल गेट डर्टी। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया गया। मतलब एक इंसान को एक जानवर से भी नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है कि अगर वो बार्बर भीमराव अंबेडकर जी का बाल काटता तो उसका क्या हो जाता? गंदा हो जाता। गांधी जी सेज दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। गांधी जी क्या कहते हैं कि हर एक पर्सन को हर एक तरह का काम करना चाहिए, इसमें किसी को शर्म नहीं होना चाहिए। अपना काम करने में शर्म कैसा है ना, बहुत फिट बैठता है इस जगह के लिए। चैप्टर 17 हम लोग का है अक्रॉस द वॉल। नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई NBA टीम है, जो कि गर्ल्स का ये टीम है, और इन्हीं लोगों के इंटरव्यू का ये पूरा स्टोरी है जिसके बारे में बताया गया है। ये स्टीरियोटाइप को भी दिखाता है कि किस तरह से गर्ल्स को हर एक चीज़ के लिए रोका टोका जाता है और बॉयज़ को बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली फ्रीडम मिलता है। गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू लिव लाइक द बॉयज़ एंड ऑल्सो रेयरली गॉट परमिशन टू प्ले आउटडोर गेम लाइक द बॉयज़। देयर आर सम स्ट्रिक्ट रूल फॉर गर्ल्स बाय फैमिली एंड सोसाइटी। देखिए, लड़कियों के लिए परिवार वाले और सोसाइटी दोनों ही स्ट्रिक्ट रूल बना देते हैं, एंड बिल्ड अ वॉल फॉर देयर डेवलपमेंट। और इस तरह के स्टीरियोटाइपिक रूल से बच्चों के, खासकर लड़कियों के डेवलपमेंट के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया जाता है। हेयर वी डिस्कस द स्टोरी ऑफ गर्ल बास्केटबॉल टीम एंड देयर स्ट्रगल। इन दिस गेम प्लेयर आर रिकोगनाइज बाय देयर प्रिजर्वेंस। अब देखिए, ये पेडागोजी के लिए हम लोग का ज़रूरी है। जब कभी भी गेम का बात होगा तो उसमें प्लेयर अपने प्रिजर्वेंस, मतलब किस तरह से वो परफॉर्मेंस करते हैं, रेदर देन वाट लेवल दे प्ले, इसके बजाय कि वो किस लेवल पे। जैसे गेम का भी अलग अलग लेवल होता है। अगर क्रिकेट का बात करें तो रणजी होता है, स्टेट होता है, नेशनल, इंटरनेशनल होता है, मतलब नेशनल टीम में सिलेक्शन होता है। इस तरह से ढेर अलग अलग टाइप होते हैं। तो बच्चे किस तरह से खेलते हैं या प्लेयर किस तरह से खेलते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है, ना कि किस लेवल पे वो खेलते हैं। रैंकिंग एंड अनहेल्दी कंपटीशन मस्ट बी अवॉइडेड। ये पेडागोजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश करिए। ये बहुत, इसको बनाने के लिए मैंने मेहनत किया है। तो जो बच्चों में एग्ज़ाम के बाद या फिर किसी भी चीज़ के बाद रैंकिंग दिया जाता है या बच्चों में कंपटीशन कराया जाता है कि वो बच्चा देखो तुमसे ज़्यादा तेज़ दौड़ा है, तुम उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ो, तो ये हमेशा बच्चों के ऊपर गलत इफ़ेक्ट डालता है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, पेरेंट्स को भी और टीचर को भी। बास्केटबॉल टीम है 5 प्लेयर। इस बात का ध्यान रखिएगा, बास्केटबॉल गेम में 5 प्लेयर होते हैं ग्राउंड पर, और पूरा टीम के लिए 12 प्लेयर का सिलेक्शन होता है ना। चैप्टर 18 हम लोग का है नो प्लेस फॉर अस। जात्रिया भाई रिसेंटली कम्स टू मुंबई। इसमें स्टोरी है एक जंगल में रहने वाले आदिवासी आदमी का, जो कि बाद में उसको डिस्प्लेस कर दिया गया था गवर्नमेंट के प्लान के वजह से। उसी का ये स्टोरी पूरा है जात्रिया भाई का। वो पहले जंगल में रहते थे, जंगल में रहने के बाद जब वहाँ पे डैम बनाया गया तो उनको वहाँ से हटा दिया गया झूठे मूठे वादे करके सिंदूरी विलेज में, जहाँ पे उन्होंने बहुत डिफ़िकल्टी फेस करी। तो फिर बाद में वो उस जगह को भी छोड़ करके मुंबई चले आए और मुंबई में बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में वो रह रहे थे। इसी का ये पूरा का पूरा स्टोरी है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। यात्रा भाई रिसेंटली कम्स टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज इन सर्च फॉर वर्क एंड बेटर लाइफ। कोई भी लोग अगर शहर में जा रहे हैं तो किस चीज़ के लिए जाते हैं? वर्क के लिए और अच्छी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, किसके साथ? अपने डाउटर झिमली के साथ, और उसका एक बेटा भी था सिद्धा। यात्रा वास बॉर्न इन खेदी विलेज। देखिए, यात्रा भाई जो थे, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? खेदी विलेज में, ऑन अ हिल एंड थिक फॉरेस्ट। ये एक बहुत ही अच्छा जगह था जहाँ पे चारों तरफ से जंगल थे और
पहाड़ी एरिया था। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बिल्ड अ डैम ऑन द रिवर ऑफ द खेदी। अब खेदी नदी के ऊपर सरकार ने क्या डिसाइड किया कि वहाँ पर डैम बनाया जाएगा, जिससे पावर प्रोजेक्ट भी बनेगा और इरिगेशन भी किया जाएगा। एंड प्रॉमिस टू प्रोवाइड बेटर लाइवलीहुड एट सम अदर प्लेसेस। अब वहाँ के जो लोग थे उनसे प्रॉमिस किया गया कि आपको दूसरे जगह अच्छा ज़िंदगी प्रोवाइड किया जाएगा, और लोगों को लुभावना लालच दे करके वहाँ से उनको हटाया गया। आफ्टर बिल्ड डैम ऑन रिवर, विलेजेस एंड फॉरेस्ट ऑफ वन साइड सिंक ड्यू टू एक्सेस वाटर एंड अदर साइड बाय ड्राउट। देखिए, अब जब डैम बनाना तो दोनों तरफ के, नदी के दोनों किनारे के ऊपर जो गांव बसे हुए थे वो बर्बाद हो गए। एक तरफ एक्सेस पानी की वजह से डूब गया और दूसरी तरफ पानी ही नहीं जा रहा, जिसकी वजह से सूखा से लोग को डिस्प्लेस करना पड़ गया। ऑल द विलेजर्स शिफ्टेड टू सिंदूरी विलेज वेयर दे हैव पे फॉर एवरीथिंग। अब देखिए, जंगल में जब लोग रह रहे थे तो वहाँ पे उन्हें जो भी ज़रूरत पड़ती थी वो जंगल से उन्हें मिल जाता था। लेकिन जब जंगल छोड़ करके वो दूसरी जगह पे गए जहाँ पे उन्हें कुछ आता नहीं था करने के लिए, जंगल में लोग कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, सभी ज़रूरत का चीज़ उन्हें जंगल से मिल जा रहा है, उन्हें एक्स्ट्रा वर्क करने का ज़रूरत नहीं था, अपना डेली एक्टिविटी उसी से उनका पूरा होता था। लेकिन जब शहर में गया उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्हें अब हर चीज़ खरीदना है, दवा खरीदना है, ठीक है, खाने के लिए ख़रीदना है। जंगल में खाने के लिए भी मिल जाता था, कभी बीमार पड़े तो वो जंगल में ही जड़ी बूटियों से खुद को ठीक कर लेते थे। और बात रही पैसे की, तो जंगल से जो कलेक्ट करते थे उसे बेच करके उन्हें पैसा भी आ जाता था। लेकिन यहाँ पे सिंदूरी विलेज में या शहर में इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। द लिविंग कंडीशन इज़ ऑल्सो रस्ट या फिर माइजरेबल हम लोग कह सकते हैं। देन द न्यू हाउस इज़ मेड अप ऑफ टीन। अब उन्हें जो नया घर का प्रॉमिस किया गया था वो टीन का बना हुआ था, और गर्मी में इतना ज़्यादा उसमें गर्मी लगता था जैसे कि अंडे के जैसा वो बॉयल कर गए। इस नए जगह पे उन्हें जानवर रखने के लिए भी जगह नहीं था। फॉर बेटर लाइफ एंड फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, जैत्रा सोल्ड एवरीथिंग ऑफ सिंदूरी एंड वेंट टू मुंबई। अब मुंबई जाने के बाद उनका जो बेटा था वो भी काम करने लगा। उनकी जो बेटी थी झिमली घर पे ही रहती थी। बेटा सुबह में जाता था फिश मार्केट में, वहाँ पे काम करता था, फिर दोपहर में स्कूल जाता था, और फिर शाम में आकर के सब्जी मार्केट में लोगों को ट्रेन तक या फिर बैग पहुँचाता था उनके घर तक। तो इस तरह से उनका ज़िंदगी कट रहा था बहुत कष्ट से। लेकिन आज उनका बच्चा आया नहीं था, शाम हो गया था, 7 बज गया था, 8 बज गया था, और आ नहीं पाया था। तो वो उदास आदमी बैठा हुआ था अपने गेट पर। चैप्टर 19 हम लोग का है अ सीड टेल्स फार्मर स्टोरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसमें 3 जनरेशन में जो चेंजेस आए हैं एग्रीकल्चर में उसे दिखाया गया है एक ही स्टोरी में। और ये हम लोग का स्टोरी गुजरात का है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं डिटेल में। सम बाजरा सीड केप्ट इन वुडन बॉक्स। इसका ध्यान रखिएगा, बाजरा का सीड रखा हुआ था। सीड पूछता है किस चीज़ का सीड था, तो बाजरा का सीड था। और कहाँ रखा हुआ था? वुडन बॉक्स में। और कब से रखा हुआ था? 1940 से। सीड्स टेल द स्टोरी ऑफ फार्मर। सीड क्या बता रहा है? किसान का स्टोरी बता रहा है। दामजी भाई किसान है, उनका स्टोरी बता रहा है, और उनके फैमिली का स्टोरी बता रहा है। मतलब कहने का है जो पूरा कंडीशन तैयार किया गया है, इमेजिनरी सीड का भी स्टोरी तो बताएगा नहीं, तो इमेजिनरी स्टोरी है जिसमें सीड एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा है, ठीक है। सीड वाज बोर्न इन वनगाम इन गुजरात। तो ये जो एग्रीकल्चर का स्टोरी है गुजरात के वनगाम जगह का है। द सीड्स वाज केप्ट इन ड्राइड गॉड। शुरू में जो सीड्स थे वो कहाँ रखे जाते थे? लौकी हो सकता है, कद्दू हो सकता है, कोहड़ा हो सकता है, उसको सुखा करके उसमें ही स्टोर किया जाता था, बाद में उसके सील कर दिया जाता था, है ना। पीपुल पुट नीम लिव्स, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, पहले आप क्वेश्चन देख सकते हैं। सीड के साथ या ग्रेन के साथ लोग क्या करते हैं? नीम के पत्ते को डाल देते हैं। और उसके पीछे का वजह क्या है कि उसमें जो नीम का पत्ता डाला जाता है वो इंसेक्ट को आने से रोकता है। इन द विंटर पीपुल एंजॉय ऊंधिया, ठीक है। हम लोग बिहार में औंधा लगाते हैं, आपको पता होगा, जो बिहार के लोग होंगे। औंधा क्या होता है? पोटैटो को एक मिट्टी के बर्तन में रख करके उसे हम लोग पलट करके उसे पकाते हैं। यहाँ पे ऊंधिया का बात हो रहा है, जो कि एक तरह का स्ट्यू है जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल और मसाला डाल करके उसे अच्छे से सील करके पलट दिया जाता है, और उसके बीच में आग जला दिया जाता है, फिर धीरे धीरे वो पक जाता है और लोग एक साथ बैठ करके एंजॉय करते हैं और खाते हैं। एट टाइम चेंजेस पीपुल एंड फार्मिंग ऑल्सो चेंजेस। नाउ इरीगेशन का मतलब होता है पानी पटाने के लिए जो भी हम लोग तरीका यूज करते हैं उसे इरीगेशन कहते हैं। वॉज डन बाई कैनाल, पहले नदी से होता था पानी पटाने के लिए, अब कैनाल से होता है।
अब कैनाल कह सकते हैं, वो कैनाल बना कैसे, डैम बनाने के बाद, और डैम की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी आया। अब हर एक चीज़ क्या होने लगा, स्विच से होने लगा, है ना। स्विच दबाएं, मोटर ऑन हुआ, पानी पट गया। पीपुल नाउ ग्रो ओनली 2 क्रॉप इन 1 ईयर। लोग जो पहले वेजिटेबल वगैरह उगाते थे, एक खेत में फसल को बदल बदल करके लगाते थे, अब लोग पूरे साल में 1 या 2 ही फसल लगाने लगे, जो कि बाज़ार में बिके और पैसा मिलता था, जिसमें एक तो वीट हो गया और दूसरा कॉटन हो गया, ठीक है, क्योंकि बाज़ार में इसका प्राइस ज़्यादा था। पीपुल ऑल्सो नॉट स्टोर टू सीड बिकॉज दे बाई सीड्स फ्रॉम द शॉप। अब लोग सीड को स्टोर करना छोड़ दिए, क्योंकि अब दुकानों में सीड बिकने लगा जो कि हाइब्रिड था, जिससे बोला गया कि इससे एल्डिंग बढ़ेगा, है ना, पैदावार बढ़ेगा। दामजी भाई सन, ये तो पहला जनरेशन हो गया। दामजी भाई वो खेत में नदी से पटाते थे, रेहट हो गया, कुएं से हो गया, उससे पटाते थे पानी, है ना। और खेत जोतने के लिए बैल का यूज होता था, बैल में हल लगा करके या कुदाल से होता था। अब उनका बेटा का जनरेशन आया जिसका नाम है हसमुख, ये भी खेती करता था। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टूल्स का यूज कर करके बहुत ही पैसा कमाया शुरुआत के समय में। अब आपको पता होगा कि एक खेत में जब एक ही फसल को बार बार लगाया जाता है तो एक पार्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट का कमी हो जाता है और खेत क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है, जिसके वजह से उसमें अब कोई दूसरा फसल भी ग्रो नहीं करेगा। तो शुरुआत में तो मॉडर्न टूल टेक्निक्स आया तो यील्डिंग बढ़ा, उपज बढ़ा, लेकिन ये जो नए सीड थे वो डिजीज़ रेसिस्टेंस भी बहुत कम थे। तो इनके लिए क्या छिड़काव किया गया, मेडिसिन का। फर्स्ट जनरेशन में जो नॉर्मली सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, बहुत ही कम खर्च पे लोग खेतों में फसल उपजाने के लिए सीड को स्टोर कर रहे थे। उसमें डिजीज रेसिस्टेंस ज़्यादा था तो पेस्टिसाइड वगैरह भी डालने का जरूरत नहीं था। खेत बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, ऑर्गेनिक खेती किया जा रहा था। उसमें गाय का, पत्ता का, सूखे हुए पेड़ पौधों को ही काट करके उसमें डाल करके सॉइल का फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो नए सीड है, लेस डिजीज रेसिस्टेंस है, बार बार एक ही फसल लगाने से क्या हो गया, खेतों में उसका उर्वरा शक्ति भी कम हो गया, तो अब उसमें खाद भी महंगा महंगा डालना पड़ रहा है। इस तरह से क्या हुआ, एक्सपेंसेस बढ़े। अब एक्सपेंसेस बढ़े तो लोगों को मनी लेंडर से कर्ज पे पैसे लेने पड़ा, ठीक है, ऐसा सिस्टम हो गया। बाद में जब खेती में प्रॉफिट कम होने लगा तो लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, है ना। ग्रोइंग द सेम क्रॉप अगेन एंड अगेन रिड्यूस द सॉइल क्वालिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के व्यू से भी, और आपको डेली लाइफ में भी समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ नॉट एनी क्रॉप ग्रो वेल एंड हसमुख ऑफन टेंस्ड। अब जब फसल का पैदावार कम होने लगा, आमदनी कम होने लगा, तो हसमुख जो था अब हसमुख नहीं होकर के वो क्या होने लगा, टेंस होने लगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, उसका नाम हसमुख है। हिज सन परेश, अब हसमुख का बेटा, थर्ड जनरेशन का बात हो रहा है, नॉट वांट टू डू फार्मिंग। अब आपको पता ही चल गया होगा कि क्यों वो फार्मिंग नहीं करना चाहता था, और वो क्या बन गया, ट्रक ड्राइवर बन गया। अ फार्मर फ्रॉम आंध्र प्रदेश हैव बीन सेंट टू द प्रिजन बिकॉज ही वॉज अनेबल टू पे द 24,000 लोन दैट ही टूक फ्रॉम द बैंक नालप्पा रेड्डी। यहाँ पे एक नालप्पा रेड्डी फार्मर का बात हो रहा है, आंध्र प्रदेश का, जिन्होंने बैंक से लोन लिया था। अब आपको पता ही है, जब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से शिफ्ट किए मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स पे, तो बहुत सारे चेंजेस आए, एक्सपेंसेस बढ़ा। अब उस एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए लोगों ने लोन और कर्ज लेना शुरू किया। लोन नहीं चुकाने के बाद मात्र 24,000, इसमें यह भी मेंशन किया गया है बुक में कि बिजनेसमैन जो बड़े बड़े होते हैं करोड़ों करोड़ रुपए लेकर के भाग जाते हैं। आपको पता होगा विजय माल्या, हम लोग का नीरव मोदी, पैसा लेकर के हम लोग के देश छोड़ करके भाग गए, आराम से ज़िंदगी बिता रहा है। उन लोग का कोई खोजने वाला नहीं है। लेकिन छोटे छोटे किसान या गरीब लोग जब 1,000, 10,000, 20,000 लोन ले लेंगे तो उनके ऊपर आफत आ जाती है ना। तो इस तरह का स्टोरी है यहाँ पे। क्रोटोन, अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। क्रोटोन क्या है, क्रोटोन है प्लांट्स जिसके पत्ते क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है, और ये क्या देते हैं, सिग्नल देते हैं जब सॉइल सूख जाते हैं तो, क्योंकि इसका जो रूट होता है फाइब्रस रूट होता है। आप रूट के बारे में अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होता है 2 तरह के रूट होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट जो होते हैं डीप इनसाइड द सॉइल जाते हैं और अंडरग्राउंड से वो वाटर लेते हैं, लेकिन फाइब्रस रूट ऊपर ऊपर ही मिट्टी पर फैला रहता है और इसे हम लोग को पानी देने का जरूरत होता है। तो जब इस क्रोटोन पौधा में पानी का कमी होता है तो क्या होते हैं, इसके पत्ते कर्ल कर जाते हैं, लिम्प हो जाते हैं, मतलब मुड़ जाते हैं। इससे पता क्या चल जाता है कि मिट्टी में पानी खत्म हो गया है, तो फिर उसमें पानी दिया जाता है। एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है अर्थवर्म, जिसे हम लोग रेड वर्म भी कहते हैं, इसे
फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सॉइल को बहुत तरह से ट्रीट करके सॉइल को फर्टाइल और क्रॉप के लिए सूटेबल बनाते हैं। ये क्या करता है, जो ज़मीन के ऊपर पत्ते गिरे हुए हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें खाता है पहली बात, और जो ये पॉटिंग करता है उससे सॉइल फर्टाइल होता है। दूसरी बात, ये सॉइल को लूज़ करता है जिससे रूट आराम से ज़मीन के अंदर में जा पाते हैं। और तीसरी बात, जब ज़मीन के अंदर ये होल बना करके घुसता है तो उस होल में ऑक्सीजन भी अंदर जाता है जिससे कि रूट सांस ले पाते हैं। बाजरा क्रॉप आर पुट इन मोर्टार, मोर्टार का मतलब होता है ओखली, फॉर क्रशिंग एंड पेसल मूसली। बाजरा के क्रॉप का जो पूरा फसल होता है उसको मोर्टार मतलब ओखली, आपको पता होगा धान कूटा जाता था, शादी में ये गाना भी गाया जाता है ना। आप जो बिहार में होंगे लोग उनको पता होगा। तो ओखली में डाल करके इसे कूट करके बाजरा के फसल से सीड को अलग कर दिया जाता है, इसे चाल करके अलग कर लिया जाएगा। फिर इसका फिर इसे पीस कर करके आप चक्की में या फिर घर पे भी इसे पीस सकते हैं, जांता कहते हैं उस पर, और पीसने के बाद इससे रोटी बनाया जाता है। तो ये पूरा स्टोरी था जिसमें हम लोग बाजरे का पढ़े। अब ये बॉक्स का स्टोरी आया कहाँ से, अब थर्ड जनरेशन का जो देख रहे हैं परेश, जो थर्ड जनरेशन का लड़का था, ये क्या कर रहा है कि दादाजी जो रखते थे ना सीड का बॉक्स था, वो मेरे गाड़ी के टूल्स को रखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो ढूंढ रहा है इस बॉक्स को। तो स्टोरी बता रहा है ये बॉक्स कि कैसे कैसे आदमी चेंज करा और किस तरह से लोग शिफ्ट कर गए खेती को छोड़ करके दूसरे कामों के ऊपर। चैप्टर 20 हम लोग का है हुज फॉरेस्ट। इन दिस पिक्चर चिल्ड्रेन आर गोइंग टू जंगल एंड प्लेइंग एंड सिंगिंग सॉन्ग इन देयर लोकल लैंग्वेज कुडुक। ये देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पूछा गया है एग्जाम में, कुडुक कहाँ का लोकल लैंग्वेज है। तो इस चैप्टर में तो बात हो रहा है झारखंड का, तो हम लोग एग्ज़ाम में आएगा तो आंसर झारखंड लिखेंगे। लेकिन अगर सीटेट के अलावा अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि कुडुक कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम में भी बोला जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन में आ सकता है कि कुडुक कहाँ कहाँ बोला जाता है और कुडुक कहाँ का लोकल लैंग्वेज है। अगर सिर्फ ये पूछे और ऑप्शन में झारखंड दे तो आप झारखंड लगाएंगे, है ना, कि कुडुक झारखंड का लोकल लैंग्वेज है। अब देखिए, आदिवासी समटाइम्स कॉल्ड देमसेल्व्स द पीपुल ऑफ जंगल। आदिवासी खुद को कभी कभी क्या कहते हैं, पीपुल ऑफ जंगल्स कहते हैं। सूर्यमणि एक झारखंड के लड़की का यहाँ पे स्टोरी है, जो वासावी दीदी के साथ मिल करके एक जंगल बचाओ आंदोलन या झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन चलाती है। सूर्यमणि स्टार्टेड अ सेंटर एंड नेम तोरंग। देखिए ये लाइन जरूरी है, सूर्यमणि जो लड़की है एक सेंटर भी खोलती है, चलाती है लोगों को हेल्प करने के लिए, और इसका नाम रखती है तोरंग। तोरंग का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तोरंग का मतलब होता है जंगल, किस लैंग्वेज में, कुडुक लैंग्वेज में। तो इसलिए वो क्या रखती है, जंगल रखती है। सेंटर का काम क्या था, जो उसके एंसेस्टर प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं उसे कंटिन्यू करना और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। मतलब कह सकते हैं अपने सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए बहुत एफर्ट कर रही है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट गवर्नमेंट ने कब लागू किया, 2007 में लागू किया। अब इस एक्ट में कहा क्या गया, इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि वैसे सभी पीपुल जो जंगल में 25 साल या उससे अधिक दिनों से रह सकते हैं, उनका जंगल के ऊपर अधिकार है। वो जंगल में कुछ भी उगा सकते हैं और जो भी चीज़ वहाँ पे ग्रो कर रहा है उनके ऊपर उन जंगल में रहने वाले लोगों का अधिकार है, और किसी भी तरीक़ा से उन्हें जंगल से ना तो हटाया जा सकता है और न ही उन्हें वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। और जंगल में जो भी काम होंगे, जो भी प्रोटेक्शन के लिए रूल रेगुलेशन चलाएगा, वो कौन चलाएगा, ग्राम सभा चलाएगा, जिसे हम लोग पंचायत भी कहेंगे, है ना। फॉरेस्ट ऑफ मिजोरम, ये तो झारखंड का बात हो गया। अब दूसरा फॉरेस्ट का बात होगा मिजोरम के फॉरेस्ट का। मिजोरम क्या है, एक हिली एरिया है और यहाँ के जंगल में, यहाँ के पहाड़ों के ऊपर जंगल है। पीपुल ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम स्ट्रीम। देखिए यहाँ पे पीपुल डायरेक्टली स्ट्रीम से पानी पी रहे हैं, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि स्ट्रीम का पानी यहाँ पे कितना क्लीन होगा कि डायरेक्ट पी रहे हैं। पानी पीने के लिए यहाँ के लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, कप का यूज करेंगे, जो कि बना हुआ होगा किस चीज़ का, बैम्बू का, बांस का बना हुआ है। द विलेज काउंसिल, जिसको हम लोग पंचायत भी कहेंगे, डिसाइडेड विच फैमिली गेट लैंड फॉर द फार्मिंग। यहाँ पे जो जंगल है, जंगल में रहने वाले लोग जो आदिवासी हैं वो डिसाइड करते हैं, एक प्रोसेस है जिसका नाम है टीन प्रोसेस, ठीक है। टीन प्रोसेस से वो डिसाइड करते हैं कि किस परिवार को कितना खेत में मिलेगा। टीन वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि एक टीन का मतलब क्या होता है, तो आगे मैं बताऊंगा एक टीन का मतलब क्या होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ टीन सिस्टम, दैट इज
द लैंड ऑन विच 1 टीन ऑफ सीड ग्रोन। अब देखिए 1 टीन ज़मीन का मतलब क्या है कि 1 टीन में जितना सीड है और उसको बोने के लिए जितना ज़मीन चाहिए वही टीन सिस्टम है ना। तो हर एक परिवार को उनके कैपेसिटी के अनुसार दिया जाता था ज़मीन कि कौन कितना ग्रो करा सकते हैं। झूम फार्मिंग ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। झूम फार्मिंग क्या है? ये एक फार्मिंग का एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं लोग, जंगल को साफ करके उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद जो जंगल क्लीन होता है उस पर खेती किया जाता है और आग का जो राख है उसको उसी खेत में छींट देते हैं, जो कि किस चीज़ का काम करता है? मैन्योर का, फर्टाइल करने का काम करता है ना। A process of farming in which weed and some small plant grown around are cut down and their ashes मतलब जलाने के बाद जो राख बचेगा, make the soil fertile when the soil is ready to lightly dig। अब इसमें क्या किया जाता है? इसको हल्का हल्का खोदा जाता है सिर्फ, ना कि इसे जोता जाता है। जोतने और खोदने में अंतर है ना। और इसके ऊपर सीड को छींट दिया जाता है, सीड को अंदर डाला नहीं जाता, ऊपर से बस ऐसे ही स्प्रेड कर दिया जाता है। द मेन क्रॉप हेयर इज़ राइस व्हेन क्रॉप्स आर कट डाउन। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपका सेलिब्रेशन या फेस्टिवल का बात आए तो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पेशल डांस चिराओ, ठीक है, याद रखिएगा। जब फसल पक जाते हैं तो यहाँ के लोग एक स्पेशल डांस करते हैं जिसको चिराओ कहते हैं। इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर। अब इस डांस में होता क्या है, लोग पेयर में सामने एक दूसरे को बैठते हैं और बम्बू को पकड़ करके ज़मीन पर रखते हैं। चैप्टर 21 हम लोग का है लाइक फादर लाइक डॉटर। आसिमा स्नीज जस्ट लाइक हर फादर, ठीक है। यहाँ पे नानी का मतलब है मदर्स। ये भी पूछा गया है रिलेशनशिप में। अम्मा किसको बोलेंगे? मदर को। नानी किसको बोलेंगे? मदर के मदर को। मौसी किसको बोलेंगे? मदर के सिस्टर को। यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टोरी का कैरेक्टर है मैंने यहाँ पे लिखा है। नीलिमा क्या है? एक लड़की है जो अपने माँ के साथ अपने नानी घर गई है। नानी घर आपको पता है क्या होगा, ठीक है, हॉलीडे में। वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम है किरण, ठीक है, जो कि उसके मामा की डॉटर है और उसकी क्या लगेगी? बहन लगेगी। और किरण का एक बेटा है जिसका नाम है समीर, और नीलिमा उसकी क्या लगेगी? मौसी लगेगी। और यही एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन नीलिमा एंड समीर। तो नीलिमा क्या है? मौसी है उसकी। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आया है। देयर आर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर विच आर पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, सो दे आर सम सिमिलैरिटी विथ आवर पेरेंट्स एंड एंसेस्टर। अब देखिए यहाँ पे एक बात हुआ है कि हम लोग के शरीर में जो कुछ कैरेक्टर होता है, कुछ मम्मी से और कुछ पापा से पास करता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और दादाजी का भी और उनके पहले के भी, मतलब एंसेस्टर का कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। नीलिमा हेयर इज़ लाइक हर नानी थिक एंड करली। अब यहाँ पे नीलिमा का बात हुआ। नीलिमा का जो बाल है वो उसके नानी के जैसा है, थिक है, मोटा है और करली है। सरोजा एंड सुवासिनी, ठीक है, यहाँ पे दो गर्ल का बात हो रहा है। सरोजा एंड सुवासिनी आर ट्विंस सिस्टर, लुक लाइक वेरी सिमिलर, लेकिन उनमें भी क्या है? डिसिमिलरिटी है। सरोजा स्पीक्स मराठी एंड तमिल वेरी वेल बिकॉज एट होम देयर फैमिली स्पीक्स तमिल एंड स्कूल मराठी इज स्पोकन। अब देखिए ट्विंस थी, तो जो सरोजा के मामा थे उन्होंने बचपन में ही इसे अडॉप्ट कर लिया था और उसे अपने साथ लेकर के चले गए थे महाराष्ट्र में। तो घर में इनके तमिल बोलने वाले लोग थे, तो पहला जो इसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ तमिल का हुआ। जब ये स्कूल में गई तो वहाँ पे मराठी का यूज किया जाता था, तो वहाँ से इसने मराठी सीखा। तो इससे क्या समझ में आता है कि बच्चे कुछ भी सीख सकते हैं अगर उनको इन्वायरमेंट मिले तो पहले से वो सीख सकते हैं, है ना। तो बच्चों को सिखाना पॉसिबल है, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब सीख सकते हैं। वी लर्न एनीथिंग, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। ये पेडागोजी के लिए आपका बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कुछ भी सीख सकते हैं, लाइक म्यूजिक, कुकिंग, निटिंग, कपड़ा बुनना, स्वेटर बुनना। व्हेन वी गेट अ चांस, जब हम लोग को मौका मिलेगा और एक सही इन्वायरमेंट मिलेगा इस तरह से कुछ करने के लिए। तो अब यहाँ पे एक बात हो रहा है पोलियो का। पोलियो क्या है? एक बीमारी है जिसमें पैर से आदमी या हाथ से आदमी क्या हो जाते हैं? डिसेबल हो जाते हैं, और ये एक दूसरे से नहीं फैलता है, मतलब पेरेंट्स से बच्चे में नहीं फैलेगा। ग्रेगर मेंडल, जिसे हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम लोग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। लास्ट हम लोग का है ऑन द मूव अगेन। ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है और इसके साथ ही हम लोग का टॉपिक फिनिश हो जाएगा।
धानु रिलेटिव्स कम टू देयर हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा। मामी कौन होंगी? माँ के भाई के वाइफ को हम लोग मामी बोलेंगे और पापा के भाई के वाइफ को हम लोग काकी बोलेंगे। बोथ ऑफ देम बिजी इन मेकिंग पूरन पोली। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पूरन पोली क्या है? एक डिश है जो कि बनाया जाता है किस चीज़ से? स्वीट रोटी एंड जैगरी और ग्राम, चना और ग्राम को मिला करके स्वीट रोटी बनाया जाता है। मुकद्दम, मुकद्दम का मतलब होता है एजेंट, जो कि लोगों को उधार में पैसे देता है और इसके बदले में वो क्या करवाता था? लोगों से गन्ने के खेत में और गन्ने के फैक्ट्री में काम करवाता था। अब ये ऐसा क्यों होता था? लोगों को उधार में क्यों पैसे लेने पड़ते थे? ये लोग जिस जगह पे रह रहे थे वहाँ पे फार्मिंग सिर्फ 6 महीने के लिए होती थी और 6 महीने इन लोगों को करने के लिए कुछ काम नहीं होता था और इनके पास पैसे की कमी भी थी। तो फार्मिंग करने के लिए क्या करते थे? मुकद्दम से क्या करते थे? पैसे लोन पर लेते थे। ये मुकद्दम जो होते थे बिचौलिए का काम करते थे शुगर फैक्ट्री ऑनर और किसानों के बीच में। पैसे देने के बदले में इनसे वो मजदूरी करवाते थे। आप समझ सकते हैं कि जब ज़रूरत है तो पैसे दे दिए और उसके बदले में बिना पैसे के इन लोगों से 6 महीने तक काम करवा रहे हैं फैक्ट्री में और फील्ड में, खेतों में। तो ये हम लोग का पूरा स्टोरी था। इस तरह से लोग काम करके अपने पैसे को रीपे करते। ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे लेकिन इस तरह से कोई है नहीं। धानु का ये बात है, धानु के फादर कह रहे हैं कि अगले बार से जब हम लोग आएंगे तो धानु को लेकर के नहीं आएंगे, वो स्कूल में जाएगा पढ़ेगा। ये पूरा हम लोग का स्टोरी था। आप क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का तीनों वीडियो जितनी बार हो सके देखें और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बीच में शेयर करिए। मुझे यकीन है आपको मेरे वीडियो से ज़रूर मदद मिलेगी और आप काफ़ी बेटर स्कोर पर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।